नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। था उसकी धर्मपत्नी और पुत्र उसकी तपस्या के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। साधु की पत्नी, जो कि काली माता की परम भक्त थी, भी उसके साथ इस जंगल में रहती थी। उस जंगल से लगभग 50 मील दूर एक समृद्ध राज्य था, जिसके राजा पेशवा माधवराव थे। अचानक उस राज्य में एक विचित्र बीमारी का प्रकोप हुआ। ये बीमारी अत्यंत घातक थी और राज्य की प्रजा इससे आतंकित हो रही थी। लोगों के शरीर पर चेचक जैसे दाने निकलने लगे थे और इस बीमारी से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही थी। राजा और उनके मंत्रियों ने इस बीमारी का समाधान ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया, परंतु हर उपाय विफल रहा। राज्य में हर ओर बीमारी और मौत का साया मंडरा रहा था। राज्य की जनता में इस आपदा को लेकर अनेक प्रकार की अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि राज्य पर कोई श्राप आ पड़ा है, तो कुछ का मानना था कि राज्य पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। यहाँ तक कि कुछ लोग इसे देवताओं के क्रोध का परिणाम मानने लगे, परंतु इस विपदा का असली कारण किसी की समझ में नहीं आ रहा था। राजा माधवराव इस स्थिति से बहुत चिंतित थे। राज्य के भविष्य को लेकर उनकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इस भयानक बीमारी ने उनके बेटे को भी अपनी चपेट में ले लिया था। राजा अब द्विविधा में फंस गए थे। एक ओर तो उन्हें अपनी प्रजा की चिंता थी और दूसरी ओर अपने पुत्र की। उन्होंने राज्य में बीमार व्यक्तियों के लिए अलग से शिविर स्थापित करवा दिए थे, ताकि राज्य के अन्य लोग सुरक्षित रहें। बीमारों को राज्य की सीमा के बाहर इलाज करवाने के लिए भेजा जाने लगा और उन्हें तब तक राज्य में लौटने की अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक वे पूरी तरह स्वस्थ न हो जाएं। राजा इस परिस्थिति में बुरी तरह उलझ गए थे। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे आगे कुआं और पीछे खाई। वह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। जब बात राज्य की प्रजा की आई तो उन्होंने कठोर कदम उठाने में जरा भी देर नहीं की थी, परंतु जब संकट उनके अपने पुत्र पर आ पड़ा तो उन्होंने उसे चार दीवारी के अंदर छुपाने का प्रयास किया। यह एक राजा के कर्तव्य के विपरीत था, लेकिन वे अपने बेटे की जान को लेकर अत्यधिक चिंतित थे। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो राजा अपने राज्य के प्रमुख पंडित के पास गए। ये पंडित उनके राज्य के प्रति पीढ़ियों से वफादार थे और राजा को विश्वास था कि इस कठिन समय में वही सही मार्गदर्शन कर सकते थे। रात के सन्नाटे में राजा चुपचाप पंडित जी के घर की ओर बढ़े और उनके घर पहुंचकर अपना राज मुकुट उतार कर पंडित जी के चरणों में रख दिया। पंडित जी ने जैसे ही यह देखा, वे हड़बड़ाकर खड़े हो गए और बोले, अरे महाराज, यह आप क्या कर रही हैं? मुझे इस पाप का भागी क्यों बना रही हैं? ऐसी कौन सी विपदा आ पड़ी है जो आप इस रात के सन्नाटे में यहाँ आए हैं? बताइए राजन, पूरी बात बताइए। राजा ने धीरे से कहा, पंडित जी, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। राज्य की हालात आप देख ही रहे हैं। जिन लोगों को यह बीमारी हुई है, उन्हें मैंने राज्य से बाहर खेमे में रहने का आदेश दिया है। मेरा यही उद्देश्य था कि बाकी लोग जो अभी तक इस महामारी से बचे हुए हैं, सुरक्षित रहें। पंडित जी बोले, हाँ राजन, यह तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें समस्या क्या उत्पन्न हो गई है? राजा ने गंभीरता से कहा, पंडित जी, मेरी मदद कीजिए। मुझे लगता है कि मेरे पितृ मुझसे रुष्ट हो गए हैं, वरना इतना समृद्ध राज्य अचानक यूं तहस नहस नहीं हो सकता। अब यह संकट मेरे पुत्र और राज्य के भविष्य पर आ गया है। यही मेरी चिंता का कारण है। पंडित जी ने राजा को आश्वस्त करते हुए कहा, आप चिंता न करें राजन, मैं इस बात को बिल्कुल गुप्त रखूंगा और इस संकट की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। जहाँ तक पितरों के क्रोधित होने की बात है, तो राज्य के लोग भी ऐसी ही कुछ बातें कर रहे हैं। शायद कोई देवता हमसे नाराज हो गया है। राजा ने पूछा, पंडित जी, इसका क्या उपाय है? पंडित जी ने कहा, महाराज, हमारे राज्य के कुलगुरु हैं, जिन्हें भविष्य देखने का विशेष ज्ञान है और वे सिद्ध पुरुष भी हैं। उन्हें इस बारे में बहुत अनुभव है। राजा ने जवाब दिया, पंडित जी, मेरी उनसे कल ही बात हुई थी। उन्होंने मुझसे एक दिन का वक्त मांगा है। मैंने एक राजा के नाते हर मुमकिन कोशिश की, पर अब मैं हार रहा हूँ और मैं यह हार नहीं मान सकता। पंडित जी बोले, हौसला रखिए महाराज, आप हम सबकी शान है। राजकुमार को कुछ नहीं होगा। अगले ही दिन
पंडित जी सुबह सुबह कुलगुरु के पास पहुंचे। उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई थी। कुलगुरु ने कौड़ियों को फेंककर भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगाने की कोशिश की। जब कुलगुरु ने कौड़ियां फेंकी तो जो दृश्य उभरा उसे देखकर राजा और पंडित जी दोनों हैरान रह गए। कौड़ियां इस तरह इकट्ठी हुई मानो कोई हमें संकेत दे रहा हो। कुलगुरु ने विचार किया और राजा से कहा, महाराज, हमारे राज्य की सीमा समाप्त होते ही जो जंगल शुरू होता है उसमें एक साधु है। जाने कितने वर्षों से वह तपस्या में लीन है। लोगों का कहना है कि उस पर महादेव की कृपा है और उसकी पत्नी माँ काली की बड़ी भक्त है। उन्हें सिद्धि प्राप्त है और कई लोग कहते हैं कि माँ काली उन्हें साक्षात दर्शन देती है। शायद वही हमारी मदद कर सकते हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जाने की तैयारी की जाए। उधर राजकुमार की हालत बिगड़ती जा रही थी। राजा ने तय किया कि यदि राज्य और अपने पुत्र को बचाना है तो उन्हें उस साधु के पास जाना ही होगा। सभी तैयारियों के बाद राजा, उनके मंत्री, पंडित जी और कुलगुरु साधु से मिलने के लिए निकल पड़े। चलते चलते रात हो गई तो मंत्री जी के कहने पर राजा ने वहीं रुकने का फैसला किया। खेमे लगाए गए ताकि सुबह होते ही फिर से यात्रा शुरू की जा सके। रात के समय थके हुए थे, इसलिए आराम करना जरूरी था और जंगल में रात में सफर करना भी सही नहीं था। रात के सन्नाटे में राजा चिंताओं में डूबे सोचने लगे कि आखिर वे किस गलती की सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनके पूर्वज नाराज हों। आखिर ऐसा कौन सा पाप हुआ है जो वे समझ नहीं पा रहे थे। यही सब सोचते सोचते राजा की आंख लग गई। मंत्री लोग भी सो गए और खेमे के बाहर सैनिकों ने मशालें जला दी ताकि किसी जंगली जानवर का खतरा न हो। राजा ने गहरी नींद में एक सपना देखा। कोई राजा जिसका सिर धड़ से अलग हो रहा है पर उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। इस डरावने सपने से राजा की नींद खुल गई। सुबह के करीब 4 बजे होंगे। राजा भोर जागे और अपने साथियों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ ही समय बाद वे राज्य की सीमा पार कर चुके थे। अब सिर्फ साधु बाबा को ढूंढने की बारी थी, पर यह किसी को नहीं पता था कि वह किस दिशा में मिलेंगे। पंडित जी ने कुलगुरु की ओर देखा और कुलगुरु ने कुछ मंत्र पढ़कर कौड़ियां फेंकी। कौड़ियों ने रास्ता दिखाना शुरू किया और दिन चढ़ते चढ़ते सूरज ढलने से कुछ घंटे पहले वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां पहुंचते ही कौड़ियों ने रास्ता दिखाना बंद कर दिया। नदी के किनारे एक कुटिया थी। उन्होंने वहां जाकर देखा पर कुटिया खाली थी। राजा को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि क्या यहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। जब मंत्री जी ने कुटिया के अंदर जाकर देखा तो वहां एक काली माता की मूर्ति रखी थी। इसे देखकर मंत्री जी को लगा कि शायद वे सही जगह पर है। मंत्री ने आकर राजा को यह बताया, लेकिन तभी पंडित जी भी एक औरत को लेकर आए जो कोई और नहीं बल्कि साधु की पत्नी ही थी। राजा ने तुरंत उनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहां आने का कारण बताने लगे, लेकिन साधु की पत्नी ने उन्हें रोका और कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है महाराज, हम जानते हैं आप क्यों आए हैं। ये सुनकर राजा और मंत्री दोनों हैरान रह गए। फिर साधु की पत्नी ने कहा, महाराज चिंता मत कीजिए, आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर उन्होंने काली माता की मूर्ति के चरणों में प्रणाम किया, कुछ फूल उठाए और माता से प्रार्थना करते हुए कुछ मंत्र पढ़े। फिर उन फूलों पर फूंक मारकर राजा से कहा, इन फूलों को पीसकर दूध में मिलाकर जल्द से जल्द अपने पुत्र को पिला दीजिए। राजा ने कहा, माता मुझे क्षमा करे, मैं एक राजा हूँ, मुझे सिर्फ अपने पुत्र की ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की चिंता है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे राज्य के सारे बीमार लोगों को कुछ राहत मिल सके। साधु की पत्नी राजा की बातों से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, महाराज जल्दी से जल्दी नीम के पेड़ की छाल और पत्तियां मंगवाइए। यह सुनकर मंत्री और कुलगुरु तुरंत नीम के पेड़ की तलाश में निकल पड़े। जंगल में होने के कारण उन्हें जल्दी ही एक नीम का पेड़ मिल गया और वे पत्तियां और छाल लेकर लौट आए। माताजी ने कुछ वक्त लेकर जड़ी बूटियां मिलाई और छोटी छोटी गोलियां बनाई, जो न तो बहुत बड़ी थी और न ही बहुत छोटी बल्कि सही मात्रा में थी। उन्हें एक पोटली में बांधकर मंत्री को दी और कहा, इन गोलियों को राज्य में जितने लोग पीड़ित हैं उन्हें देना। मंत्री जी ने राजा की आज्ञा लेकर
उन गोलियों को लेकर राज्य की ओर प्रस्थान किया। माताजी ने कहा, महाराज, अब तो आप कौड़ियों की सहायता से यहाँ तक पहुंच पाए हैं। उन्होंने कुलगुरु की ओर देखते हुए कहा। यह सुनते ही राजा ने बड़े गर्व से कहा, माताजी, आज अगर हमारे कुलगुरु नहीं होते तो शायद हम इस जगह के बारे में कभी नहीं जान पाते। लेकिन माताजी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा, आप जिनसे मिलने आए हैं उनसे मिलिए। शाम का वक्त हो चुका था, सूरज ढल चुका था और जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। रात की कड़कती ठंड में माताजी ने आग जलाई, जिससे राजा और उनके साथियों को कुछ राहत मिली। वहीं पास में एक नीम के पेड़ के नीचे साधु अपनी तपस्या में लीन थे। तभी उन्होंने अपनी आंखें खोली। साधु ने राजा से कहा, कहिए राजन, क्या संकट है जो आपको व्याकुल कर रहा है? राजा ने आदरपूर्वक कहा, आपको कोटि कोटि प्रणाम ऋषिवर। मेरा राज्य और यहाँ के लोग विनाश के कगार पर है। राजा कुछ और कहने ही वाले थे कि साधु ने बात बीच में ही काटते हुए कहा, महाराज, आपके राज्य में एक भयंकर महामारी फैल रही है जिसका अब तक कोई उपचार नहीं मिल पाया है। आप समझदारी दिखाते हुए पीड़ित लोगों को राज्य से बाहर शिविरों में रख रहे हैं ताकि अन्य लोग सुरक्षित रहे। परंतु अब जब आपके पुत्र और राज्य के उत्तराधिकारी पर संकट आया है, लोग कहने लगे हैं कि राज्य पर किसी की बुरी नजर लग गई है। कुछ इसे पितृदोष मानते हैं और कुछ का मानना है कि भगवान नाराज हो गए हैं, जिससे राज्य पतन की ओर बढ़ रहा है। क्या मेरी बात सही है राजन? राजा ने तुरंत साधु के चरण पकड़ लिए और बोले, जी महागुरु, आपकी हर एक बात सत्य है। साधु ने राजा का हाथ पकड़ते हुए कहा, महाराज, मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए, मेरे पैरों में मत पड़िए। मैं केवल एक माध्यम हूँ, ये सब ईश्वर की मर्जी है। आपको यहाँ लाने वाले आपके राज्य के कुलगुरु हैं। राजा को यह बात अजीब लगी, क्योंकि इससे पहले माताजी ने भी यही कहा था और अब साधु भी वही बात कह रहे थे। राजा ने कहा, महाराज, इन्होंने ही हमें आपके बारे में बताया। परंतु साधु बाबा, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? हम तो आपके राज्य की सीमा में भी नहीं आए थे और ना ही हम किसी से मिले थे, फिर भी आप हमारे बारे में कैसे जानते हैं? ये सुनकर कुलगुरु ने कहा, मुझे मेरी कौड़ियों ने बताया था। राजा ने विस्मयपूर्वक कहा, अच्छा। साधु ने आगे कहा, हे राजन, आपके राज्य में पहले फैली महामारी को कुछ समय के लिए रोकने के लिए मेरी धर्मपत्नी ने जो जड़ी बूटियां दी थी वह अब तक सभी को दी जा चुकी होंगी, और जहां तक मेरा अनुमान है उन जड़ी बूटियों का असर भी दिखना शुरू हो गया होगा। आप इसकी चिंता मत करें, परंतु यह उपाय केवल अस्थायी है। राजा ने निवेदन किया, ऋषिवर, कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे इस महामारी का स्थायी समाधान हो सके। आप तो स्वयं भोलेनाथ के सेवक हैं, जो कि अनंत काल से आप पर भगवान शिव की कृपा है। कृपया मेरे राज्य को इस संकट से उबारिए। साधु बाबा ने कहा, महाराज, आपके राज्य में आपके पितरों द्वारा की गई कुछ गलतियों के कारण आपकी कुल देवी रुष्ट हो चुकी है। आपके बुजुर्गों ने जो अनजाने में किया वह पितृदोष बन गया, और आपकी कुल देवी माँ काल भैरवी, जिनकी पूजा आपके पूर्वजों द्वारा की जाती थी, अब रुष्ट हो चुकी है। ये परंपरा रुक जाने के कारण देवी माँ नाराज हो गई। राजा ने चिंतित होकर पूछा, ऋषिवर, तो क्या इसी कारण से राज्य में महामारी फैल रही है? मतलब राज्य के लोगों का कहना सही था कि किसी देवी देवता के क्रोधित होने के कारण यह सब हो रहा है? साधु बाबा हंसते हुए बोले, महाराज, यह तो आपके कुलगुरु शायद अधिक अच्छे से बता पाएंगे। क्या उनकी कौड़ियों ने आपको यह नहीं बताया कि राज्य में महामारी किस वजह से फैली है? साधु के बार बार कुलगुरु पर तंज कसने से राजा को शंका होने लगी। अब रात हो चुकी थी। माताजी ने सभी के लिए खीर बनाई थी, जिसे खाकर सबने विश्राम किया। पंडित जी को भी साधु की बातें धीरे धीरे समझ आने लगी थी। सुबह होते ही राजा ने कुलगुरु से कहा, कुलगुरु जी, राज्य की हालत तो आप जानते ही हैं। ऐसे कठिन समय में आपकी उपस्थिति वहां आवश्यक है। महामंत्री को आपकी सख्त जरूरत है। कृपया राज्य के लिए प्रस्थान करें। जैसे ही ऋषिवर से इस समस्या का समाधान प्राप्त होगा, हम भी तुरंत राज्य लौट आएंगे। कुलगुरु अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर राज्य के लिए रवाना हो गए। उनके जाते ही पंडित जी ने राजा से विनम्रता पूर्वक पूछा, राजन, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? राजा ने सहर्ष कहा, बिल्कुल पंडित जी, पूछिए।
पंडित जी ने गंभीरता से कहा, राजन, महामंत्री एक अत्यंत कुशल और बुद्धिमान व्यक्ति है और राज्य में सैनिकों की भी कोई कमी नहीं है। फिर आपने कुलगुरु को क्यों भेजा? क्या आपको अपने मंत्री पर विश्वास नहीं है? राजा ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है पंडित जी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी अनुपस्थिति में महामंत्री राज्य को भली भांति संभाल लेंगे। लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं, मैंने देखा कि जैसे ही माताजी ने कुलगुरु पर कटाक्ष किया, मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर साधु महाराज ने भी कुलगुरु पर कुछ तंज कसे और विचार विमर्श किया। एक राजा होने के नाते मुझे शक हुआ। राजा ने एक क्षण रुककर कहा, मुझे ऐसा लगने लगा कि साधु महाराज शायद कुलगुरु की उपस्थिति में इस समस्या का समाधान नहीं बता पाएंगे, इसलिए मुझे उन्हें यहां से भेजना पड़ा। पंडित जी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, आपने सही निर्णय लिया। कल रात को मैंने देखा था कि जब हम सब सो गए थे, कुलगुरु चुपचाप उठकर कुटिया के बाहर कौड़ियों से कुछ कर रहे थे। उन्हें लगा कि मैं सो रहा हूं, पर मैं सब देख रहा था। मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या कर रहे थे। और जैसा कि आपने कहा, मैंने भी माताजी और साधु बाबा की बातों पर ध्यान दिया। मुझे भी शक हुआ, लेकिन मेरे पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं था। फिर भी कुलगुरु राज्य के संरक्षक है और उनकी निष्ठा पर सवाल उठाना कठिन है, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। अचानक साधु बाबा की आवाज आई, तुम दोनों ने कुलगुरु को भेजकर सही किया। जो तुम जानना चाहते हो वह सब पहले से ही ज्ञात है। यह सुनकर राजा और पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए। राजा के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर कुलगुरु के साथ क्या रहस्य जुड़ा हुआ है। क्या राज्य में हो रही विपत्तियों के पीछे कुलगुरु का हाथ है? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं समझा नहीं। ऋषिवर ने शांत स्वर में कहा, महाराज, ये बात आज से लगभग 40 साल पहले की है। जब आपके पूर्वज इस राज्य पर शासन करते थे, उस समय राज्य में समृद्धि और खुशहाली थी। आपके पूर्वज हर समस्या का समाधान बुद्धिमानी से करते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य ने अचानक हमला कर दिया और युद्ध छिड़ गया, परंतु वह राज्य कुछ हासिल नहीं कर पाया और आपका राज्य युद्ध में विजय हुआ। ऋषि ने आगे कहा, हालांकि उस पड़ोसी राज्य के राजा के लिए यह हार असहनीय थी। आमतौर पर युद्ध में विजयी राज्य पराजित राज्य को अपने अधीन कर लेता है। आपके पूर्वजों ने भी यही किया। इस हार से जलते हुए पड़ोसी राज्य का राजा अंदर ही अंदर प्रतिशोध की आग में जलने लगा। आपके राज्य की सीमा समाप्त होते ही जंगल शुरू होता है और उस जंगल के पार पड़ोसी राज्य की सीमा लगती है। ऋषि ने गंभीरता से कहा, वह राजा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए जंगल के आदिवासियों के बीच जाकर एक षड्यंत्र रचने लगा। उसने बड़ी चालाकी से उस राज्य के राजा की हत्या कर दी और स्वयं वहां का राजा बन बैठा। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यहाँ आया था। उसने इस जंगल की सीमा के पास ही अपनी कुल देवी माँ काल भैरवी का मंदिर बनवाया। आदिवासियों ने कभी इस पर आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि आपके पूर्वज आदिवासियों के साथ सद्भावना से रहते थे। ऋषि ने कहा, लेकिन जब नए राजा ने सत्ता संभाली तो उसने कठोर नियम लागू कर दिए। उसने आदेश दिया कि इस सीमा के भीतर किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, सिवाय उस व्यक्ति के जिसे राजा ने अनुमति दी हो। नवरात्रि का पावन समय आने वाला था और आपके राज्य के लोग इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते थे। मंदिर में मेला लगता था, जगराते होते थे और लोग दूर दूर से माता के दर्शन करने आते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने की उम्मीद कम थी। राज्य के सेनापति ने आपके पूर्वजों को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। राजा ने इस समस्या को गहराई से समझा, क्योंकि उन्हें जंगल पर अधिकार नहीं चाहिए था। बस इतना चाहते थे कि मंदिर में पूजा करने से कोई उन्हें रोके नहीं। जब आपके पूर्वज कबीले के राजा से बात करने पहुंचे तो वह पहले से ही अपनी चाल चल चुका था। जैसे ही वे राज्य की सीमा में दाखिल हुए, उसने जाल का फंदा खींच दिया और राजा घोड़े से गिरकर पेड़ पर उलटे लटक गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, राज्य के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया और राजा की वहीं जान चली गई। बहुत संघर्ष हुआ, परंतु कबीले के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। कबीले के लोग इस मामले से बेपरवाह थे, लेकिन अब वह राजा था, इसलिए कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। उस राजा ने कबीले के पूर्व राजा की हत्या के बाद
जादू टोना सीखना शुरू कर दिया था। उसने जंगल में उगने वाले विषैले पौधों का इस्तेमाल कर आपके राज्य में महामारी फैला दी, जो आप आज अपनी शासनकाल में देख रहे हैं। इस बात की भनक आपके महामंत्री और सेनापति को लग चुकी थी, इसलिए वे भेष बदलकर कबीले के लोगों से मिलने गए और उन्हें समझाया कि हमारा राज्य आदिवासियों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने बताया कि वह आदमी असली आदिवासी नहीं है, बल्कि एक घातक मकसद से आया है। जैसे ही कबीले के अन्य लोगों को यह समझ में आया, उन्होंने आपके पूर्वजों का साथ दिया। वह दुष्ट व्यक्ति इस बात को समझ चुका था, इसलिए वह एक गुफा में जाकर कबीले के राजा की आत्मा का आह्वान कर आपके पूर्वजों पर छोड़ दिया। आत्मा तो किसी की मित्र नहीं होती, इसलिए इस अचानक हुए हमले से आपके दादाजी की मृत्यु हो गई और राज्य में महामारी फैलने से हाहाकार मच गया। आपके पिताजी ने राज्य का सारा भार अपने कंधों पर लिया और उस दुष्ट के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने कबीले के पहले राजा की पत्नी को कबीले का नया मुखिया घोषित कर दिया। इस संकट से उबरने के लिए मुखिया ने जड़ी बूटियों से राज्य की महामारी को ठीक किया। राज्य को इस स्थिति से उबरने में 1 साल का समय लग गया। इस दौरान आपके पिताजी ने बहुत कुछ खोया। उन्होंने अपने पिता को खो दिया, राज्य ने एक महान शासक को खो दिया, आदिवासियों ने अपने मुखिया को खो दिया और आपके राज्य ने अपना पुश्तैनी मंदिर खो दिया। मंदिर के खो जाने के कारण माँ काल भैरवी की पूजा बंद हो गई और वर्षों पुरानी परंपरा टूट गई। इसी कारण माँ काल भैरवी आपके राज्य से नाराज है। इतना कहने के बाद साधु चुप हो गए और राजा भी मौन हो गए। पंडित जी ने कहा, तो साधु महाराज, क्या इसका मतलब है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या हम ऐसा माने? कोई भी कुछ नहीं बोला। राजा ने फिर साधु महाराज से कहा, महाराज, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने बताया कि मेरे पिताजी ने 50 साल पहले इस समस्या को हल कर दिया था, फिर यह संकट अब दोबारा कैसे उठ खड़ा हुआ और आपको यह सब इतनी बारीकी से कैसे पता है? साधु महाराज ने जवाब दिया, माँ काल भैरवी के मंदिर के जो पंडित थे वो एक सन्यासी थे। उस दुष्ट ने उनकी हत्या कर दी थी। मैं उसी वंश का हूँ, वो मेरे दादाजी थे। जब उनकी हत्या हुई तब मैं बहुत छोटा था और इस घटना के बाद मेरे पिताजी मुझे और मेरी माँ को लेकर राज्य से दूर चले गए। कुछ साल बाद पिताजी को एक सपना आया जिसमें दादाजी ने अपनी मुक्ति की मांग की। इसके बाद पिताजी ने मुझे सारी बातें बताईं। मैंने बचपन से साधु सन्यासियों के मठ में जीवन बिताया है, इसलिए मुझे दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हुई। मेरी पत्नी माँ काली की बड़ी भक्त है, इसलिए मुझे यह सब ज्ञात है। राजा ने साधु महाराज से कहा, तो फिर महाराज, हमें अब क्या करना चाहिए? साधु महाराज ने समझाया, राजन, सबसे पहले आपको उन आत्माओं की मुक्ति के लिए हवन करवाना होगा जिनकी मुक्ति नहीं हुई है। फिर उस स्थान पर खुदाई करानी होगी जहां आपके दादाजी ने उस दुष्ट को दबाया था और उसका अंतिम संस्कार करना होगा। उसके बाद माँ काल भैरवी की विधि पूर्वक पूजा करनी होगी। राजा ने फिर पूछा, महाराज, एक बात और मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर हमारे कुलगुरु को यह सब पता था तो आपने उनकी ओर तंज क्यों कसा? वो मेरे शक के घेरे में थे। आखिर उनका क्या रहस्य है? साधु महाराज ने स्पष्ट किया, कुलगुरु का इसमें कोई दोष नहीं है। वे भी सच्चाई से अवगत है। वे अपनी योग्यता के अनुसार सत्य का पता लगाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मेरी पत्नी माँ काली की बड़ी भक्त है और मैं एक तपस्वी हूँ, इसलिए उनकी कौड़ियाँ यहाँ प्रभावी नहीं हो रही थी। तुम्हारे कुलगुरु केवल श्रेय लेना चाहते थे कि उन्होंने राज्य को इस विपत्ति से बचाया। वे सच्चाई जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी तुम्हें सच्चाई बताने की कोशिश नहीं की। इस पर राजा मुस्कुराए और कहा, चाहे जो भी हो, मेरे मंत्री, कुलगुरु और पंडित सभी ईमानदार हैं। राजा ने सैनिकों को बुलाया और साधु महाराज के निर्देशानुसार मंदिर की खुदाई करवाई। वहां से माँ काल भैरवी की मूर्ति को निकाला गया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। विधि पूर्वक पूजा संपन्न हुई और वहां से जो शव मिले, जो अब कंकाल बन चुके थे, उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रकार उस दुष्ट राजा की आत्मा को मुक्ति मिली। माँ काल भैरवी की पूजा हुई और राज्य में शांति फैल गई। लोग धीरे धीरे बीमारी से उबरने लगे और राजकुमार भी स्वस्थ हो गए। राजा ने अपने पुत्र को सबसे पहले यह सिखाया कि चाहे जो भी हो, कुलगुरु और कुल देवी की पूजा हमेशा सबसे पहले करनी है। राजकुमार ने अपने पिता की आज्ञा मानी।
अब हर वर्ष माँ काल भैरवी के मंदिर में पूजा होती और मेला लगता। राज्य में शांति स्थापित हो गई और राजा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। राजा ने अपने पुत्र का विवाह एक सुंदर राजकुमारी से कर दिया और राज्य को उसे सौंपकर खुद वनवास में तपस्या के लिए चले गए। उन्होंने साधु महाराज को अपना गुरु मान लिया और उनके साथ रहकर तपस्या में लीन हो गए, परमात्मा को पाने की कोशिश करते हुए। सरिता और उसके पति आशीष का विवाह अभी हाल ही में संपन्न हुआ था। दोनों अपने इस नए जीवन के आगाज में अत्यंत प्रसन्न थे। आशीष की मां हालांकि इस खुशी में पूरी तरह शामिल नहीं थी, क्योंकि उनकी कल्पना की बहू उनसे भिन्न थी। आशीष और सरिता का विवाह प्रेम पर आधारित था, जबकि आशीष की मां अपने घर के अनुरूप अपनी पसंद की बहू लाना चाहती थी। परंतु सरिता एक बंगाली युवती थी, जिसकी उपस्थिति आशीष की मां को अंदरूनी रूप से असहज करती थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने चेहरे पर यह असंतोष नहीं आने दिया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि उनका पुत्र इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। वह जानती थी कि आशीष सरिता को दिल की गहराइयों से चाहता है और उसकी आलोचना सुनना उसे नापसंद है। विवाह को अधिक समय नहीं बीता था, परंतु यह परिस्थिति परिवार में अघोषित तनाव की आहट बन गई थी। बातों बातों में सरिता अक्सर आशीष से कहती थी कि उसे बंगाल से गहरा लगाव है, विशेषकर कोलकाता से। आशीष, जो असम में रहता था, अपनी पत्नी की हर अभिलाषा को सुनता और पूरी करने का प्रयास भी करता था। सरिता इस बात से अवगत थी कि आशीष उसकी इच्छाओं को सम्मान देता है और एक दिन उसकी कोलकाता जाने की आकांक्षा भी अवश्य पूरी करेगा। हालांकि वह जानती थी कि स्थायी रूप से वहां रहना संभवतः संभव नहीं होगा, क्योंकि उनका घर असम में था। परंतु उसके मन में बस एक इच्छा थी, कोलकाता को एक बार अपनी आंखों से देख पाने की। ये प्रेम क्यों था, इसका जवाब उसके पास नहीं था। एक दिन अचानक आशीष अत्यधिक उत्साह के साथ घर लौटा। आते ही उसने सरिता को अपनी बाहों में भर लिया। सरिता ने मुस्कुराते हुए उसे एक ओर खींचा और पूछा, आज इतने खुश क्यों लग रहे हो? कोई खास बात है क्या? आशीष हंसते हुए बोला, हाँ, आज एक खास वजह है। बताओ तो सही, क्या हो सकता है? सरिता ने अंदाजा लगाते हुए कहा, लगता है तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। आशीष ने हंसते हुए जवाब दिया, वाह, मेरी प्यारी पत्नी तो मेरे मन की बात जान लेती है। हाँ, मेरा प्रमोशन हुआ है, लेकिन इससे भी खास बात है कि मुझे कोलकाता में नई पोस्टिंग मिली है। तुम्हारी मनपसंद जगह पर हमें अब रहना है। तो बताओ सरिता मैडम, कैसा महसूस हो रहा है? सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। पर आप मुझे मैडम क्यों कह रहे हैं? आपकी आवाज में सरिता का वो प्यार भरा अंदाज ही मुझे सबसे अच्छा लगता है। आशीष ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी और सरिता से भी कहा, तुम भी जल्दी से अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लो, शॉपिंग भी कर लो, ताकि हम दोनों कोलकाता के लिए रवाना हो सके। बताओ मैडम, कैसा लग रहा है? सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ख्वाबों को पर लग गए हों। कोलकाता जाने का सपना पूरा होने वाला है। पता नहीं क्यों, मुझे कोलकाता हमेशा से बहुत पसंद है। कभी वहां गई नहीं हूं, पर ऐसा लगता है जैसे मेरा उससे कोई अनजाना नाता है। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। शॉपिंग और पैकिंग का मन तो है, पर उससे ज्यादा कोलकाता पहुंचने का। जब मैं सोचती हूँ कि मेरे अपने परिवार ने मुझे कभी वहां जाने की इजाजत नहीं दी, तो समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। वहां जाने का सपना तो हमेशा से देखा है, पर जाने की अनुमति कभी नहीं मिली। अब जब तुम मुझे वहां ले जा रहे हो, मेरा सपना सच में पूरा हो जाएगा। आशीष ने हंसते हुए कहा, तो जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? जल्दी से अपनी शॉपिंग पूरी कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो खरीद लो और अपनी पैकिंग भी कर लो। हाँ, लेकिन कुछ दिनों बाद निकलेंगे। उसके शब्दों में प्यार और हौसला दोनों थे और सरिता की आंखों में कोलकाता का सपना और भी गहरा हो गया। अभी नहीं, मैं पहले वहां जाकर सारी व्यवस्थाएं देख लेना चाहता हूँ। कहाँ ठहरना है, कैसे रहना है और मेरी कंपनी की ओर से क्या क्या प्रबंध किए गए हैं। एक बार सब कुछ जांच कर लो, उसके बाद हम दोनों कोलकाता के लिए चलेंगे, ठीक है ना? सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन माँ जी से पूछ लेना कि उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी। आशीष ने जवाब दिया, जैसा तुम चाहो। तुम पहले मेरी पैकिंग कर दो ताकि मैं जा सकूं।
बाद में तुम अपनी तैयारियां कर लेना और मम्मी से भी बात कर लेना। उन्हें तुम्हारी तरफ से बता देना कि मैं पहले जाकर तैयारियां देख लूंगा। सरिता के चेहरे पर एक संकोच भरी मुस्कान आई। मुझे मम्मी से बात करने में झिझक होती है। उन्हें मुझसे हर बात पर नाराजगी रहती है। मेरी किसी भी बात से वो खुश नहीं रहती। अच्छा होगा अगर आप ही उनसे बात कर लो, आशीष ने आश्वासन भरे स्वर में कहा। अरे तुम्हारी यह गलतफहमी है, मम्मी तुम्हें पसंद करती है। वे हर बात पर ताने नहीं मारती, बस उनका अपना एक तरीका है चीजों को समझाने का। किसी और की जगह होती तो भी वे इसी तरह प्रतिक्रिया देती। सरिता ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं बात कर लूंगी। उनसे कहूंगी कि आपका ट्रांसफर कोलकाता हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ वहां चलूं ताकि आपकी परेशानी कम हो सके। तो क्या मैं इनके साथ चली जाऊं? यही कहना चाहती थी कि आशीष मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सही जा रही हो। वह मुस्कुराया और फिर बोला, तुम भी ना, कितनी घबराती हो मम्मी से। माँ तुम्हें भी उतना ही चाहती है जितना माँ मुझे चाहती है। तुम उनसे ये बात कैसे भी कहोगी, वो नाराज नहीं होंगी। सॉरी बोलकर बार बार सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सरिता ने कहा। मुझे पता है माँ मुझसे कितना स्नेह करती है, पर यह बात तो मुझे ही करनी होगी। आप अपनी माँ से बात करके चले जाओगे, लेकिन यहाँ मुझे परेशानी होती है, समझे? फिर वह कहने लगी, क्या माँ से बात करने में आपको भी परेशानी होती है? अभी हमारी शादी को साल भी पूरा नहीं हुआ और माँ से मेरी सही तरह से समझ भी नहीं बन पाई है। आशीष ने कहा, अच्छा ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही बात कहना, दिल पर मत लेना और कुछ मत कहने देना। फिर उसने पूछा, आज खाने में क्या बनाया है और माँ को बुलाओ जरा। सरिता ने उत्तर दिया, राजमा चावल बनाए हैं। ठीक है, मैं माँ को बुलाकर लाती हूँ, आप हाथ मुंह धोकर टेबल पर आइए। वह सास को बुलाने चली गई और फिर खाने की व्यवस्था करने लगी। सभी लोग टेबल पर बैठे भोजन करने लगे और हल्के फुल्के ढंग से बातें करने लगे। सॉरी, काकी सास स्वभाव से कुछ कड़ी और गंभीर थी, फिर भी आशीष और सरिता आपस में बातें कर रहे थे। सास को सरिता बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि वह अपनी पसंद की बहू चाहती थी, लेकिन सरिता उनके बेटे की पसंद थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था और अब सास को इस विवाह को बेमन से स्वीकारना पड़ रहा था। अपने बेटे की खुशी के लिए वह इस रिश्ते को मानने पर मजबूर थी। हालांकि वह दिल से यही चाहती थी कि बेटा उनकी चुनी हुई लड़की से विवाह करे, जिससे उनके घर की बहू उन्हीं की पसंद की हो। सरिता का दिल जीतना मानो लोहे के चने चबाना था। विवाह के शुरुआती दिनों में उसने उन्हें प्रसन्न करने की भरसक कोशिश की। समय पर सारे काम करती, स्वादिष्ट भोजन बनाती, सलीके से तैयार रहती, पर उसकी सास को फिर भी कोई संतोष न मिलता। उनके मन में यह विचार गहरे बैठा था कि सरिता उनकी पसंद की बहू नहीं है और इसलिए वह चाहे कुछ भी कर ले, उसमें कोई बात अच्छी नहीं लगती। सास के दिल में यह अदृश्य दूरी बरकरार रही। उनके लिए सरिता बस उनकी पसंद के हिसाब से ढलने में नाकाम साबित हो रही थी। वक्त बीतते बीतते सरिता ने अब वह कोशिशें भी छोड़ दी थी। अब सरिता ने अपने अंदाज से घर के सारे काम संभालने शुरू कर दिए थे। खाने की टेबल पर बातचीत के दौरान आशीष ने अपनी माँ को बताया कि उसकी कंपनी ने उसे कोलकाता ट्रांसफर कर दिया है और उसे जल्द ही वहां जाना होगा। वह यह भी चाहता था कि सरिता उसके साथ जाए। ये सुनते ही आशीष की माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्हें लगा कि अब वह यहाँ अकेली रह जाएंगी। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तुम अपने रास्ते जाओ और सरिता को भी साथ ले जाओ। मैं यहाँ अकेली रह लूंगी, बस रोज फोन पर बात कर लेना ताकि मुझे तुम्हारी चिंता न सताए। तुम दोनों बहुत याद आओगे। आशीष ने बताया कि उसके पास अधिक समय नहीं है, अगले हफ्ते ही उसे कोलकाता में ज्वाइनिंग देनी है। उसने माँ को कहा, मैं पहले जाकर वहाँ की सारी व्यवस्था देख लूंगा और फिर सरिता को ले जाऊंगा। सरिता आपके साथ कुछ दिन और रहेंगी, फिर मैं आकर उन्हें ले जाऊंगा। इस पर उसकी माँ ने सहमति जताई और कहा, ठीक है बेटा, तुम पहले वहां जाकर सब देख लो, फिर सरिता को ले जाना। आशीष ने अपना सामान पैक किया और फ्लाइट पकड़कर कोलकाता के लिए रवाना हो गया, जबकि सरिता अपनी सास के साथ कुछ और दिन घर पर रही। कोलकाता पहुंचकर आशीष ने देखा कि वहां पहले से ही सारे इंतजाम हो चुके थे। उसने तुरंत सरिता को फोन कर कहा,
तुम्हें 1 हफ्ते इंतजार करने की जरूरत नहीं, मैं 2 दिन बाद ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ये बात माँ को भी बता देना। सरिता ने सहमति दी और अपनी सास को जानकारी दे दी। 2 दिन बाद आशीष और सरिता कोलकाता के लिए रवाना हो गए और अंततः दोनों कोलकाता पहुंच गए। सरिता जब कोठी को देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखों में चमक कौंध जाती है, जैसे किसी भूली बिसरी स्मृति ने उसे छू लिया हो। कोठी के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका आता है, उसके बालों को छूता है और फिर अचानक शांत हो जाता है। उसकी आंखें विस्मय से फैल जाती है, जैसे वह इस कोठी की हर ईंट और हर कोने को जानती हो। उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वह यहाँ पहली बार नहीं आई हो, बल्कि इस जगह को वह बरसों से जानती हो। मिट्टी की भीनी महक उसे अपने अतीत से जोड़ देती है। आशीष सरिता को इस तरह देखता है तो वह उसकी खुशी में कहीं खो जाता है। उसे सरिता की इस जगह से अजीब तरह की आत्मीयता महसूस होती है। सरिता का यह अद्भुत आत्मविश्वास और इस कोठी के प्रति उसका गहरा लगाव आशीष के लिए कुछ अनजाना नहीं रह जाता। सरिता कोठी में नए अंदाज में कदम रखती है। अपने एक हाथ से दुपट्टे को यूं घुमाती है मानो उसने बंगाली साड़ी पहनी हो, जबकि उसने सिर्फ एक साधारण सूट पहना हुआ है। उसके कंधे पर दुपट्टा इस तरह रखा होता है जैसे बंगाली औरतें अपनी साड़ी का पल्लू संभालती है। वह सीढ़ियों की रेलिंग पर हाथ रखते हुए धीमे स्वर में एक पुराना बंगाली गाना गुनगुनाने लगती है, जैसे यहाँ की हवा में उसका गाना घुलने लगा हो। आशीष उसे मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मैडम, आपका सामान भी यहीं रखा है। इस पर सरिता नजरों से इशारा करते हुए कहती है, तो ले आइए ना। और आशीष हल्की हंसी के साथ अपने माथे पर हाथ मार लेता है। ठीक है मैडम, आपका सामान भी अंदर ले चलता हूँ। इतने में गोपाल काका वहां आ जाते हैं और कहते हैं, साहब आप अकेले कहाँ तक उठाएंगे, सारा सामान मैं ही ले आता हूँ। और इसी बीच वह सारा सामान भीतर रखवा देते हैं। आशीष जब सीता को खोजते हुए बालकनी में पहुंचता है तो हंसी में छेड़ते हुए कहता है, अरे मैडम, आज सिर्फ घूमना फिरना है या फिर कुछ खाने का भी बंदोबस्त है, या मेरा उपवास कराना है? कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? इस पर सरिता मुस्कुराकर कहती है, हाँ बाबू, खाना भी मिलेगा। वह अपनी बंगाली लहजे में उसे पुकारती है, हाँ बाबू, जिससे आशीष के चेहरे पर हंसी खिल जाती है। वह कहता है, अरे वाह, ये क्या, तुम तो पूरी बंगाली बन रही हो। तुम्हारी मम्मी बंगाली नहीं है, फिर ये बंगाली भाषा कहाँ से आ गई? सरिता मस्ती में कहती है, ओ बाबू, हम तो कोलकाता आ गए हैं, यहाँ का रंग तो हम पर चढ़ेगा ही। आशीष उसकी ओर हंसते हुए देखता है, चलो अब सारी बंगाली छोड़ो और सोचो क्या खाना है। सरिता फिर मजाकिया अंदाज में कहती है, अब से तुम हमको पारो ही कहोगे, ठीक है? आशीष मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वाह, मेरी पारो? अच्छा आप बताओ कि खाना क्या है? सरिता कहती है, आप चिंता न करें, बस गोपाल काका से कहकर कुछ बढ़िया सा बनवा देते हैं। थोड़ी देर बाद जब डिनर तैयार हो जाता है, सरिता आशीष को खाने के लिए बुलाती है। आशीष खाने की खुशबू को महसूस कर कहता है, वाह, आज तो खुशबू कमाल की आ रही है। बताओ मैडम, आज क्या खास है? सरिता हंसते हुए कहती है, आप खुद ही छक्कर बताइए, हमने खास फिश करी बनाई है। आशीष थोड़ा हैरान होते हुए प्लेट में देखता है, क्योंकि वह जानता है कि सरिता आमतौर पर नॉनवेज नहीं खाती। वह थोड़ा हिचकिचाते हुए एक निवाला लेता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, अरे वाह, सच में बहुत लाजवाब बना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ये बनाया है। वह कभी भी नॉनवेज खाने की हामी नहीं भरती थी। उसका यही कहना था कि यदि नॉनवेज खाना है तो बाहर खा लीजिए, घर में इसका बनना मुमकिन नहीं। एक बार 100 की फीस लेकर आई थी, लेकिन आज वह नॉनवेज तैयार कर रही थी, और वह भी इतनी लजीज कि उसकी सुगंध मन मोह ले रही थी। मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि काश एक प्लेट में आ जाए और सीधे पेट में समा जाए। मैं सोच में पड़ गया कि सरिता ने आखिर फिश करी बनानी कब और कैसे सीखी। हालांकि मैं खुद को झटका देते हुए सोचता हूँ, शायद ज्यादा ही दिमाग चला रहा हूँ। आशीष मन ही मन अनुमान लगाने लगा कि यह सरिता नहीं बल्कि गोपाल काका का ही काम होगा। फिर भी उसने दिल में कहा कि यह सरिता की ही कोशिश है। खाना सर्व करते समय घर के मालिक अचानक वहां आ पहुंचे। सरिता को देखकर उनका चेहरा जैसे बदल सा गया था।
मानो वह उसे पहले से जानते हों। उनके हाव भाव देखकर आशीष कुछ समझ नहीं पाया, मगर उसने उन्हें इंट्रोडक्शन देने का फैसला किया। अब तक आशीष सिर्फ उसका नाम ही जानता था, इसलिए उसने मालिक से परिचय कराया। ये मेरी पत्नी है, और बताया कि वे दोनों यहाँ आउट हाउस में रहते हैं। मालिक को यह कहते हुए भी बताया कि वह हमेशा उनके साथ यहाँ जुड़कर रहना चाहते हैं। अगर खाने में किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो बताइए। मालिक भी बुजुर्ग है, तो उनकी सहायता हमारे लिए लाभदायक होगी। इतना कहते ही सरिता के मुख से अनायास ही साथियों शब्द फिसल जाता है। उसके मुख से अपना नाम सुनते ही घर के मालिक स्तब्ध रह जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो अतीत उनके सम्मुख आ खड़ा हो गया हो। उनके भीतर किसी अनहोनी का अंदेशा गहराने लगता है। एक लंबे समय से वह अपने गुनाहों की अदृश्य सजा तो भुगत ही रहे थे, परंतु अब लगता है कि उनके कर्मों का पर्दाफाश होने वाला है। शहर में रहकर उन्होंने अपनी इज्जत की एक सजीव छवि बनाई थी, मगर किसी को भी वास्तविकता का भान नहीं था। अब सच्चाई अनावृत होने का भय उन्हें बुरी तरह से जकड़ रहा था। साथ ही साथ यह डर कि संभवतः इस बार सजा और कठोर होगी। सरिता की नजरों में एक ठंडक थी, मानो उसके मन में एक अनजाना क्रोध ठहरा हो। मानो अगर अवसर मिले तो वह इस इंसान से अपना हिसाब यहीं चुकता कर ले। यह अजीब था, परंतु सन्नाटा छाया रहा। सबने भोजन किया और फिर विश्राम के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। सरिता एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आशीष की ओर देखती है और कहती है, आप भूल गए ना, हमारा कमरा नीचे नहीं ऊपर है, इस कोठी का सबसे सुंदर कक्ष। आपको याद नहीं? आशीष को यह सुनकर कुछ असहजता महसूस होती है। हम तो केवल कंपनी की ओर से यहाँ रहने आए हैं, ये घर तो हमारा नहीं है। और फिर वह क्यों कह रही है कि हमारा कमरा ऊपर है? इसी सोच में डूबे आशीष को तब एक झटका लगता है, जब अचानक से सरिता का पैर फिसलता है और वह गिरने लगती है। आशीष तेजी से बढ़कर उसे संभाल लेता है। घर के मालिक यह दृश्य देखकर फिर से हिल जाते हैं, मानो किसी पुराने घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हो रही हो। यह पहला मौका नहीं था जब उन्होंने ऐसा दृश्य देखा हो। उन्हें लगा कि अतीत फिर से खुद को दोहरा रहा है। वह सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे सरिता उन अधूरी स्मृतियों की प्रतिच्छाया सी लगती है, मानो उसका अस्तित्व घर की पुरानी कहानियों में गूंजता हो। भले ही वह स्वयं इस घर का हिस्सा न हो, सरिता पहले भी थी और उसके बाद भी रहेगी। मगर यह कैसे मुमकिन है कि सरिता होबहू उसकी जैसी है? आशीष सरिता को लेकर सोने चला जाता है, लेकिन आधी रात में अचानक उसकी आंख खुलती है और वह पाता है कि सरिता उसके पास नहीं है। बेचैनी में वह उसे खोजने निकल पड़ता है। जैसे ही वह सरिता को ढूंढने के लिए इधर उधर देखता है, उसके कानों में एक मीठी बंगाली लोरी की धुन गूंजने लगती है। ये आवाज एक स्त्री की है जो अजीब सा एहसास जगाती है। आशीष सोचने लगता है कि इस घर में ऐसी कोई महिला नहीं है, और अगर है भी तो आधी रात में कौन लोरी गा रही है? ये लोरी आखिर किसके लिए हो सकती है? और अगर वह सरिता नहीं है तो फिर कौन है? सावधानी से वह बगल के कमरे में पहुंचता है और वहां देखता है कि सरिता किसी को सुला रही है और धीरे धीरे लोरी गुनगुना रही है। यह दृश्य आशीष को बहुत विचित्र लगता है और वह कुछ कहने ही वाला होता है कि सरिता उसे चुप रहने का इशारा कर देती है। थोड़ी देर बाद वह आशीष के पास लौटती है और कहती है, सो गई हमारी बेटी? आशीष चौंक जाता है। बेटी? उसके मन में सवाल उठता है। हमारी तो कोई संतान नहीं है, हमारी शादी को तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ। सरिता उसकी ओर देखती है और कहती है, आप अपनी बेटी को भूल गए? हमारी एक प्यारी सी बेटी है, उसका नाम परिधि है, बिल्कुल परी जैसी दिखती है। बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया है। ये सुनकर आशीष की नींद जैसे उड़ जाती है। वह सोचने लगता है कि आखिर यह क्या हो रहा है। ये बर्ताव, ये लोरी, ये बंगाली अंदाज और वो बच्ची के होने का दावा, ये सब कुछ अत्यंत अजीब है। जॉर्ज, आशीष को लगता है कि शायद सरिता किसी गहरे भ्रम या दबाव में है, या फिर किसी तरह की मानसिक अस्थिरता में। वह सरिता की ओर देखता है जो बेफिक्री से सो रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन यहाँ आशीष की नींद पूरी तरह गायब हो चुकी है। हमारी तो कोई संतान है ही नहीं, फिर वह किस बेटी की बात कर रही थी? क्या वह किसी मानसिक दबाव में है? कहीं सरिता पर मातृत्व की कमी का असर तो नहीं पड़ रहा?
लेकिन इतनी जल्दी मातृत्व की चाह भी असामान्य है। आशीष के मन में सवालों की बाढ़ है, पर जवाब एक भी नहीं। समझना तो चाहता था, पर इस गूढ़ता का हल आशीष के बस से बाहर था। अब उसे लगने लगा कि शायद यह उलझन उसके सामर्थ्य से परे है और इसे केवल उसकी माँ ही समझ सकती है। आखिर माँ भी तो एक स्त्री है, शायद वे सरिता के इस विचित्र व्यवहार का मर्म जान सके। इसी सोच में डूबते डूबते आशीष की आंख लग गई, मगर आधी रात को अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज से उसकी नींद टूट गई। उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मन में सोचा कि यह सरिता का मनोविकार भी हो सकता है। उसने निर्णय लिया कि सुबह माँ से इस विषय पर चर्चा करेगा और सरिता के हालात पर उनकी सलाह लेगा। सुबह देरी से उठते ही आशीष को शरीर में असहजता और थकान महसूस हुई। रात भर की अधूरी नींद का असर हर अंग पर स्पष्ट था। उसी समय गोपाल काका उसके लिए चाय लेकर आए। आशीष ने गोपाल काका से सरिता के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, आशीष बाबा, सरिता जी तो किचन में खाना बना रही है। यह सुनकर आशीष हैरान रह गया, क्योंकि सरिता को खाना बनाने में विशेष रुचि कभी नहीं थी। आश्चर्य में डूबा आशीष चाय का कप उठाता है और गोपाल काका से कहता है, काका, यह चाय किसने बनाई? गोपाल काका मुस्कुराते हुए बोले, अरे बाबा, ये आपकी बहू जी ने ही आपके लिए बनाई है। आशीष को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि चाय इतनी स्वादिष्ट थी कि उसे अपनी ही पत्नी की रसोई में महारत पर संदेह हुआ। चाय की चुस्कियां लेते हुए वह मन ही मन सोचने लगा कि कोलकाता की सरजमी पर पांव रखते ही सरिता में यह क्या बदलाव आ गया। क्यों अचानक वह इस घर की जिम्मेदारियों में इतनी रुचि लेने लगी है। बिना कहे ही चाय सामने रख दी गई। माँ भी नहीं है जो कुछ कहने का दबाव डाले। आखिर माजरा क्या है? आशीष चाय की चुस्कियां लेते हुए रसोई में पहुंचता है और जैसे ही सरिता को देखता है, उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। सरिता एक पल के लिए चौंक जाती है और तुरंत आशीष की ओर मुड़कर बंगाली में कहती है, एक ही, तुम ये क्या कर रहे हो? आशीष थोड़ा हंसते हुए कहता है, क्या कह रही हो? मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। सरिता हिंदी में कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? आशीष मुस्कुराते हुए कहता है, शर्म किस बात की? यहाँ और कोई नहीं है और मैं अपनी पत्नी को ही तो बाहों में ले रहा हूँ, आखिर इसमें संकोच कैसा? सरिता थोड़ी सकपकाते हुए कहती है, ठीक है, पहले नहा लीजिए, आज का सारा रोमांस जैसे बेमकसद हो गया। आशीष निराश सा कहता है, ठीक है मैडम, जा रहा हूँ नहाने, फिर ऑफिस जाना है, और हाँ, मेरा नाश्ता भी तैयार कर देना। तुम्हें तो पता है मैं क्या खाता हूँ, है ना? जब वह खाने की मेज पर पहुंचता है और नाश्ता देखता है तो कुछ अजीब महसूस करता है। वह सरिता को आवाज देकर कहता है, अरे ये क्या है? तुम्हें तो पता है मैं ब्रेड, बटर और जूस लेता हूँ, ये परांठे और सब्जी सुबह सुबह क्यों? इतने में काका कहते हैं, साहब खा लीजिए, मैडम ने बड़े प्रेम से बनाया है आपके लिए। आशीष हंसते हुए कहता है, चलो आज खा लेता हूँ, पर आगे से प्लीज मेरे लिए ब्रेड और जूस ही रखा करो, ये परांठा सब्जी मुझसे सुबह नहीं खाया जाता। ब्रेकफास्ट के बाद आशीष ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन दिन भर उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। आखिरकार वह अपनी माँ को फोन करता है, हेलो माँ, कैसी हो? और पापा कैसे हैं? माँ हंसते हुए जवाब देती है, हम दोनों ठीक हैं बेटा, तुम दोनों कैसे हो? हम भी ठीक है माँ, पर आपकी बहुत याद आ रही है, आशीष कहता है। माँ हैरान होकर पूछती है, अरे बेटा, अचानक ऐसा क्या हुआ जो मेरी इतनी याद आ रही है? आशीष थोड़ा हिचकिचाते हुए बताता है, माँ, वो सरिता कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही है, यहाँ आने के बाद से वो अलग ही लगने लगी है। माँ चिंतित होकर कहती है, कैसा अजीब बेटा, सब ठीक तो है? आशीष गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ माँ, सब ठीक है, बस वो कुछ दिन पहले मेरे लिए फिश करी बना लाई, जबकि वो तो शाकाहारी है, और फिर वो सुबह सुबह बिना कहे ही चाय भी लाकर देने लगी। ऐसा लगता है जैसे सरिता नहीं, कोई और मेरे साथ है। माँ एक पल के लिए खामोश रहती है और फिर हल्की हंसी के साथ कहती है, बेटा, प्यार का इजहार अपने आप बदलता है, और हो सकता है कि नए माहौल में सरिता ने तुम्हें और खुश करने का सोचा हो। आशीष कुछ सोचता है, जैसे माँ की बातों में कोई नया एहसास पा रहा हो,
कल रात तो कुछ ज्यादा ही अजीब हुआ माँ, इसलिए सोचा कि आपसे बात करूं। रात के वक्त जब अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सरिता बगल में नहीं थी। मैं उसे खोजने निकला ही था कि मुझे लोरी गाने की आवाज सुनाई दी। चौंक कर मैं उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ा, सोचते हुए कि इस घर में भला लोरी गाने वाला है ही कौन। या तो सिर्फ मैं हूं, मेरी पत्नी है और गोपाल काका। फिर इतनी रात को ये लोरी कौन गा रहा था? आवाज के स्रोत तक पहुंचने पर मैंने देखा कि सरिता किसी को सुलाने के अंदाज में लोरी गा रही थी। कुछ समय बाद वह मेरे कमरे में लौट आई और सहजता से कहने लगी, मैं अपनी बेटी को सुला रही थी। माँ, ये सुनकर मैं अवाक रह गया। हमारी शादी को तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और सरिता बेटी की बात कर रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ तो अजीब है, जैसे उसके मन में कोई अनजाना बोझ दबा हुआ है। क्या पता वह किसी मानसिक तनाव या अवसाद की स्थिति से गुजर रही हो। माँ यह सब सुनकर गहरी सोच में पड़ गई और फिर गंभीरता से बोली, आशीष, ये बहुत गंभीर बात है। तुम अब तक क्यों छुपा रहे थे? अच्छा बताओ, क्या उस घर में कोई पुरानी घटना वगैरह तो नहीं घटी है? मैंने जवाब दिया, नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप कहना क्या चाह रही है? माँ ने कहा, बेटा, मेरा मतलब है कि किसी हादसे या दुर्घटना की वजह से वहां कोई बुरी ऊर्जा तो नहीं है। डिप्रेशन के पीछे कोई ठोस वजह होती है। और तुम्हारी शादी को तो अभी केवल 1 ही साल हुआ है, वो भी प्रेम विवाह। अचानक से इस तरह से बदल जाना थोड़ा अजीब तो है। मैंने थोड़ा नाराज होकर कहा, माँ, क्या बेवजह आपको फोन किया मैंने? आप तो बस इन्हीं चीजों पर शक करने लगती हो। क्या आप ये मानती हैं कि उस घर में कुछ अलौकिक या भूत प्रेत जैसी चीज हो सकती है? माँ ने शांत स्वर में कहा, अरे बेटा, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो वही कह रही थी जो मेरे मन में आया। खैर छोड़ो, अगर तुम्हें ये बातें बेवजह लगती हैं। माँ के शब्दों में कुछ था जो मुझे बेचैन कर गया, पर मैंने इसे वहीं खत्म कर दिया। कोई बात नहीं, हो सकता है कि ये सब डिप्रेशन के कारण हो रहा हो। तुम उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, आशीष ने माँ से सहमति जताते हुए कहा। हाँ माँ, शायद यही सही रहेगा। मुझे लगता है कि अब मुझे सच में सरिता को किसी डॉक्टर, खासकर साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि सरिता में कुछ अजीबोगरीब बदलाव दिखने लगे हैं। आशीष ने उस दिन जैसे तैसे अपना काम निपटाया। ऑफिस में उसका ध्यान बार बार बढ़ रहा था, लेकिन किसी तरह काम खत्म करके वो घर पहुंचा। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह गई। सामने खड़ी सरिता को देखकर वो अवाक रह गया। उसकी सरिता, जिसने कभी भी साड़ी पहनने में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, आज बंगाली साड़ी में सजी थी। सिर पर सिंदूर की बड़ी बिंदी, गहरी बड़ी आंखों पर गाढ़ा काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक और हाथों में सफेद और लाल कंगन, उसके पैरों में भारी पायल और शरीर पर बंगाली आभूषण जैसे गले में हार, माथे पर मांग टीका, कानों में बड़े झुमके और कमर पर कमरबंद। यह देखकर आशीष को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये वही सरिता है जिसे रोजमर्रा में साड़ी पहनने का बिल्कुल शौक नहीं था, जो हमेशा आरामदायक कपड़े पहनना पसंद करती थी। हाँ, कभी कभी खास मौकों पर साड़ी पहन लिया करती थी, परंतु रोजमर्रा के लिए वो हमेशा कुछ और ही पहनना पसंद करती थी। आज कोई खास दिन भी नहीं था, फिर भी सरिता ने बंगाली वेशभूषा अपना रखी थी। आशीष को ऐसा लगने लगा मानो सरिता के रूप में कोई और उसके सामने खड़ा हो। ये सब देखकर उसे लगा कि शायद सरिता ने कोलकाता में रहते हुए एक बार बंगाली साड़ी पहनने का शौक पूरा कर लिया होगा, मगर कुछ अजीब सा भी लग रहा था। डॉक्टर से मिलने की बात जो आशीष के दिमाग में चल रही थी, उसे वह कैसे सरिता से कहे, ये बात उसे परेशान कर रही थी। आशीष को ऐसा आभास हो रहा था कि अगर उसने सरिता से डॉक्टर के पास चलने को कहा तो वो अवश्य सवाल करेगी कि किस प्रकार के डॉक्टर के पास जाना है, और जब उसे पता चलेगा कि मनोचिकित्सक से मिलना है तो शायद वह पीछे हट जाए। उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, ये सोचते हुए आशीष असमंजस में था। अपने मन में उथल पुथल को दबाते हुए वह अंदर गया। वहां काका गोपाल ने उसके लिए पानी और कुछ खाने का इंतजाम कर दिया था। आशीष ने पानी पीने के बाद सरिता को बैठने का इशारा किया। सरिता एक मुस्कान के साथ उसे निहारते हुए बोली, क्या हुआ जी,
आज आप इतने संजीदा क्यों लग रहे हैं? क्या कोई खास बात है? आशीष ने सवाल किया। तुम ठीक तो हो ना? सरिता हल्की हंसी के साथ बोली। अरे जी, आप भूल गए कि मैं आपकी सॉरी हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ, कुछ कहना है? आशीष ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। कल हमें एक डॉक्टर से मिलने जाना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सरिता ने तुरंत पूछा। कौन से डॉक्टर के पास? और क्या हुआ? आप मुझे बताइए, मैं घर पर ही कुछ मदद कर सकती हूँ। आशीष ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये डॉक्टर का मामला है और इस बार घर पर इलाज संभव नहीं है। कल 11 बजे हमारी अपॉइंटमेंट है, इसलिए तैयार रहना। हमें थोड़ा दूर जाना पड़ेगा तो सुबह निकलना होगा। अगले दिन सुबह होते ही आशीष और सरिता डॉक्टर के क्लिनिक जाने के लिए तैयार होने लगे। जब सरिता बाहर आई तो आशीष उसे देखता ही रह गया। उसे लगा था कि वह जल्दी में बस कोई सूट पहन लेगी, लेकिन सरिता ने बंगाली अंदाज में साड़ी पहनी थी। माथे पर बड़ी सी गोल बिंदी, कानों में झुमके, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियां। ये सब देखकर आशीष अवाक रह गया। हल्का ढीला जूड़ा, हल्का मेकअप, गहरी लाल लिपस्टिक और आंखों में गहरा काजल। इस रूप में सज-धज कर सरिता जैसे ही सामने आई, आशीष की नजरें ठहर गई। पहले वो उसे इस तरह से कभी नहीं देख पाया था, क्योंकि सरिता सजने संवरने में रुचि नहीं रखती थी। आशीष को हमेशा से सज-धज कर रहने वाली औरतें अच्छी लगती थी, पर सरिता कभी इस अंदाज में तैयार नहीं होती। उसे ना तो गहनों का शौक था, न साड़ियों का, और मेकअप से तो वो मीलों दूर भागती थी। आमतौर पर उसका श्रृंगार बस काजल की हल्की रेखा और लिपस्टिक की बारीक परत तक सीमित रहता था। उसकी इस नई छवि को देख आशीष कुछ हक्का बक्का सा रह गया। सरिता मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हो? आशीष ने अपनी भावनाओं को थामते हुए कहा, कुछ नहीं, बस आज तुम बहुत अलग और खूबसूरत लग रही हो। सरिता हल्के से मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, अब जल्दी करो, हमें चलना नहीं है? जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, उसकी पायल की मधुर झंकार ने आशीष का ध्यान खींचा। पायल के घुंघरुओं की ध्वनि किसी नववधू की तरह मधुर थी। अचानक एक काली बिल्ली उनके रास्ते को पार कर गई। सरिता तुरंत रुक गई और बोली, उड़ी बाबा, ये तो अशुभ संकेत है। आशीष ने हंसते हुए कहा, अरे इस पर ध्यान मत दो, काली बिल्ली अपने रास्ते पर है और हम अपने। लेकिन सरिता का मन अब विचलित हो चुका था। उसने संकोच भरे स्वर में कहा, नहीं नहीं, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम नहीं जाएंगे। आशीष ने मनाने की कोशिश की, यार मैंने डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट ले लिया है, चलो ना, ये सब बेकार की बातें हैं। पर सरिता अब भी अपने संशय में जकड़ी हुई थी और उस पल उसकी अनिच्छा स्पष्ट दिख रही थी। अब बहाने बनाने का समय नहीं है, जाना अनिवार्य है, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि निकलना ही होगा। सॉरी। आखिरकार मान गई और गाड़ी में बैठ गई। आशीष ने भी सहमति में सिर हिलाया और आकर सारी के पास बैठ गया। फिर गाड़ी चलाने लगा। कुछ ही दूरी तय की थी कि अचानक गाड़ी ने साथ छोड़ दिया। स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ये गाड़ी उसी घर के मालिक की थी और आशीष अपनी पत्नी को नेविगेशन का सहारा लेकर डॉक्टर के क्लिनिक ले जा रहे थे। सारी ने नाराजगी से कहा, मैंने कहा था ना, मेरी बात नहीं मानी, देखो नतीजा क्या हुआ, गाड़ी ने धोखा दे दिया। मैंने सुबह ही कहा था कि आज शुभ नहीं है, बिल्ली ने रास्ता काटा था, नहीं जाना चाहिए था, मगर आप तो वही करते हैं जो आपको सही लगता है। मेरे मना करने के बावजूद साथ आने के लिए मजबूर कर दिया। अब बताइए, इस हाल में फंसे हैं हम दोनों, अब कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? घर लौटना है या डॉक्टर के पास जाना है? आशीष ने तुरंत एक टैक्सी बुलाई और क्लिनिक जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु सॉरी के चेहरे पर अभी भी नाराजगी की झलक थी। उसने फिर कहा, देखिए मैं कह रही थी आज जाना शुभ नहीं है, पर आशीष ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और क्लिनिक की ओर रवाना होने का निर्णय किया। अब और क्या रह गया है, और क्या अनहोनी होनी बाकी है? अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि सरिता की समझ लौटी और वो कुछ अजीब तरह से प्रतिक्रिया देने लगी, मानो उसे कुछ पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। सरिता पूछती है, आशीष हम कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम कोठी के सामने खड़े थे, ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं?
आशीष एक हल्की सी फीकी हंसी हंसते हुए कहता है, अरे यार, तुम भी मजाक करती हो क्या? क्या एक्टिंग कर रही थी अब तक? सरिता हैरान होकर पूछती है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो सिर्फ पूछ रही थी, हम उस कोठी के सामने थे, अब गाड़ी में वापस कैसे आ गए? आशीष जवाब देता है, कुछ नहीं, हम एक डॉक्टर के क्लिनिक जा रहे हैं। सरिता उलझन में पूछती है, डॉक्टर के क्लिनिक? आशीष, हम डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? क्या तबीयत खराब है? आशीष थोड़ा शांत स्वर में कहता है, हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो अपॉइंटमेंट ले लिया, वहीं जा रहे हैं। गाड़ी टेक सिटी क्लिनिक के सामने जाकर रुकती है। टैक्सी वाला अपना किराया लेकर चला जाता है। वहां एक मासूम सी लड़की, शायद 15-16 साल की, नजर आई। उसकी मासूमियत और खूबसूरती में एक अनोखी सादगी थी जो मुझे भा गई। उसकी मुस्कान, उसका गीत, उसकी सरलता और उसकी भोली बातें मन को लुभा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो बस बात करती रहे और मैं बस उसकी बातें सुनता रहूं। उसका चेहरा बिल्कुल नन्ही परी की तरह मासूमियत से भरा था। बड़ी बड़ी चमकती आंखें, नाक नाजुक सी, रंग बिल्कुल उज्ज्वल और लहराते लंबे बालों के साथ वो बेहद प्यारी लग रही थी। दुबली पतली सी वह लड़की कुछ ऐसी थी कि उसके साथ बातें करते हुए समय कब पंख लगाकर उड़ गया इसका अंदाजा भी नहीं हुआ। फिर अचानक से विदाई का समय आ गया। उसके पिता बाहर आए और उसे वापस बुलाया। उसका नाम था पारोमिता। उसने इस अंदाज से अलविदा कहा मानो फिर से मिलने का वादा किया हो। शायद उसे भी मुझसे बात करना अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं उससे पहले किसी लड़की से इस तरह खुलकर नहीं मिला था। तब मेरी उम्र 21 बरस थी और वो कोई 15-6 साल की रही होगी। उम्र का सही अंदाजा मुझे नहीं था, क्योंकि हम पहले से एक दूसरे को जानते नहीं थे। लेकिन हमारी मुलाकातें अब लगातार होने लगी। हम दोनों का एक दूसरे से मिलना और बातें करना रोजमर्रा की खासियत बन चुका था। माँ ने भी देख लिया था कि मुझे उससे मिलना पसंद है और उसने भी मेरे साथ समय बिताने का अपनापन महसूस किया था। बड़े भैया की शादी हो चुकी थी और अब माँ मेरे लिए भी किसी उपयुक्त लड़की की तलाश में थी। उन्हें पारोमिता का सादगी भरा स्वभाव पसंद आया। एक दिन मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई सुभाष भी उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। उसका देखने का ढंग मुझे कुछ अजीब और नागवार गुजरा। उसने जिस तरह की नजरों से पारोमिता को देखा, वह मेरे मन को कचोटने लगा। भले ही हमारे बीच कोई औपचारिक रिश्ता न था और सुभाष मेरा भाई ही था, पर फिर भी उसकी नजरें मुझे विचलित कर रही थी। अब हालात ये थे कि मैं और पारोमिता तो रोजाना मिलते और लंबी लंबी बातें करते, लेकिन सुभाष भी अब हर दिन उसे देखने के बहाने वहां आने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि जब पारोमिता नहीं आई तो मुझे कुछ अधूरा सा लगा और मेरी चिंता भी बढ़ गई। कुछ ही दिन बाद पारोमिता ने भी भांप लिया कि सुभाष उसे देखने की कोशिश करता है। पारोमिता को भी सुभाष की निगाहें खटकने लगी। उसकी देखे जाने का अंदाज उसे बिल्कुल रास नहीं आया। उसने मुझसे इस बात को खुलकर साझा किया क्योंकि वह मेरे भाई के असंवेदनशील व्यवहार से असहज महसूस कर रही थी। इस बीच पारोमिता के पिता भी उसके लिए योग्य जीवन साथी की तलाश में थे। जब मेरी माँ ने उनसे हमारे रिश्ते की बात की तो वे बेहद खुश हुए और इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। हम दोनों का रिश्ता तय हो गया और इसे औपचारिकता देने के लिए एक छोटा सा समारोह रखा गया। उस दिन घर के सभी करीबी लोग उपस्थित थे, कुछ बाहरी मेहमान भी शामिल थे। इस आयोजन में जब मैंने और पारोमिता ने एक दूसरे की ओर नजर डाली तो वह क्षण खास था। मगर इस खुशी में मैंने देखा कि सुभाष के चेहरे पर एक विचित्र उदासी थी, मानो उसे कुछ अपना खो दिया हो। हालांकि हमने उसकी इस भावनात्मक प्रतिक्रिया को अधिक तवज्जो नहीं दी, क्योंकि अब हमारे जीवन में नए रंग भरने वाले थे और हम अपनी खुशियों में किसी भी प्रकार की खलल नहीं चाहते थे। इसी दिन मैं पहली बार अपनी होने वाली नन्ही साली से भी मिला। वह करीब 5 साल की मासूम बच्ची थी और अपनी स्वर्गीय माँ के प्रेम को पारोमिता में खोजती थी। वह पारोमिता को माँ की तरह मानती और माँ कहकर ही पुकारती थी। दोनों बहनों के बीच इस गहरे लगाव को देख मैंने समझ लिया कि विवाह के बाद पारोमिता केवल अकेली नहीं आएगी, वह अपनी छोटी बहन को भी साथ लाएगी। हमारी शादी की तारीख निर्धारित हो चुकी थी और इस नई शुरुआत के लिए हम दोनों दिल से इंतजार कर रहे थे। शादी के पहले
हमारी बातचीत अब अधिक होने लगी और कभी कभी मिलने का सिलसिला भी जारी था। अरुण और पारोमिता का रोका हो चुका था और अब दोनों बेसब्री से शादी के दिन का इंतजार कर रहे थे। पंडित जी को घर बुलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाया गया, जो ठीक 3 महीने बाद का निकला। सबने कहा कि वक्त थोड़ा कम है और कोशिश से सारे काम ठीक समय पर निपट सकते हैं। नवंबर में विवाह की तारीख निश्चित हुई। ये सुनते ही अरुण और पारोमिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दोनों के दिलों में बस नवंबर का इंतजार था और अपनी तैयारियों में व्यस्त हो गए। पारोमिता ने शादी की शॉपिंग शुरू कर दी और उधर अरुण भी अपनी खरीदारी में मसरूफ हो गया। शादी की तैयारियां धूमधाम से होने लगी। सभी जानते हैं कि विवाह में अनेक रस्में होती हैं, परंतु दूल्हा दुल्हन का मिलना मना रहता है। अरुण खुश था, लेकिन वह यह जानने को व्याकुल था कि पारोमिता कैसा महसूस कर रही होगी। दोनों की बातचीत पर भी अब बंदिशें लगने लगी थी। कभी कहा जाता कि इतना फोन मत करो, कभी कहा जाता कि अब तो शादी होने वाली है, मिलने की जल्दी क्या है। उधर पारोमिता भी उससे बातें करना चाहती थी, पर उसे भी रोका जा रहा था। छोटी साली साहिबा कभी कभी उसे फोन कर बातों में छेड़कर उससे कहती, पापा पापा कहने का वक्त आ गया है। ये सुनकर अरुण को भी अजीब एहसास होता। समय तेजी से बीता और 3 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अब विवाह की रस्में आरंभ हो चुकी थी। हल्दी, मेहंदी और ना जाने कितनी अन्य रस्में। फिर वह दिन आ गया जिसका इंतजार अरुण और पारोमिता दोनों ने किया था। अरुण के भीतर बेचैनी का सैलाब उमड़ रहा था। आखिरकार 3 महीनों बाद उसे पारोमिता से मिलने का मौका मिल रहा था। वह मंडप पर पहुंचा तो उसके साथ उसके सभी दोस्त भी वहां थे, जो उसे हल्के फुल्के अंदाज में छेड़ने और हंसी मजाक करने लगे। जैसे ही वह मंडप में बैठा, उसकी निगाहें बेसब्री से पारोमिता की एक झलक पाने के लिए इधर उधर ताकने लगी, पर जब उसे दिखी नहीं तो एक मायूसी सी होने लगी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, परंतु थोड़ी ही देर में फिर से मन हुआ कि एक बार और उसे देखने की कोशिश करूं। इस बार भी मेरी कोशिश नाकाम रही और अब निराशा ने मुझे घेर लिया। मैं जानता था कि वह आएगी, परंतु कितना और इंतजार करना पड़ेगा यह अज्ञात था। शायद मेरी व्याकुलता की सीमा अब पार हो चुकी थी और इस बेताबी ने मुझे बेचैन कर दिया था। थोड़ी ही देर में मेरा एक दोस्त मेरे पास आया और बड़े उत्साह से बोला, भाई, भाभी आ गई हैं। मैंने तुरंत चारों ओर नजरें दौड़ाई और देखा कि वह धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ रही थी। सफेद साड़ी पर लाल बॉर्डर के साथ गोल्डन वर्क, हाथों में खनकती लाल चूड़ियां, मेहंदी से सजे हाथ, पायल की झनकार और पैरों में आलता लगाए वजह से आभामय लग रही थी। सिर पर बारीक मुकुट जैसा कुछ सजा हुआ था और उसने लाल रंग का ब्लाउज पहना हुआ था। उसकी छरहरी काया और गोरा रंग उसे और भी मनमोहक बना रहे थे। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैंने अब तक उसके चेहरे का वर्णन क्यों नहीं किया। असल में उसका चेहरा पान के पत्तों से ढका हुआ था और मेरा मन हो रहा था कि उन पत्तों को हटाकर उसके चेहरे की झलक पाऊं। वह पीढ़ी पर बैठी हुई थी और उसके मामा ने दोनों ओर से उसे सहारा दे रखा था। उसे इस तरह देख मुझे लगा कि अच्छा हुआ मैं लड़की नहीं हूं, वरना इस तरह पीढ़ी पर बैठना कितना कठिन होता। जैसे ही उसे मेरे बगल में बैठाया गया, पान के पत्ते उसके चेहरे से हटा दिए गए। उसके चेहरे से नजर हटाना मेरे लिए कठिन हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में काजल का गहरा स्पर्श, नाथ, लाल लिपस्टिक, बड़ी सी सिंदूरी बिंदी, उसका मासूम चेहरा सजावट के साथ और भी आकर्षक लग रहा था। बाल बंधे हुए थे और मैंने उसे इस रूप में पहले कभी नहीं देखा था। मन बस उसे देखते रहने को कर रहा था, मानो समय ठहर गया हो। मेरी यह एकाग्रता इतनी प्रबल हो गई थी कि आसपास के लोगों का अस्तित्व ही मानो भूल गया था। थोड़ी ही देर में मेरा एक दोस्त फिर आया और मजाक में कहने लगा, अरे भाई, भाभी से नजर हटा लो, बाकी लोग भी तुम्हें देख रहे हैं। भाभी को बाद में निहार लेना। अपने मित्र की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी और मैंने पाया कि सभी की निगाहें मुझ पर टिकी हुई थी। थोड़ी झिझक के साथ मैंने चारों ओर देखा और अपनी स्थिति पर मुस्कान छुपाने की कोशिश की। पारोमिता की ओर निहारते हुए मन में हलचल हो रही थी, जैसे समय थम सा गया हो। जल्द ही विवाह की समस्त रस्में संपन्न हुई और मैं घर वापस लौट आया। पारोमिता अभी मेरे साथ नहीं आई थी,
जैसा कि नव विवाहितों के साथ प्रायः होता है। अक्सर कन्याएं विवाह के तुरंत बाद ससुराल नहीं जाती। 1 माह बाद का मुहूर्त निकला था पारोमिता को विदा कराने के लिए, और यह 1 महीना कैसे बीता इसका अंदाजा भी नहीं हुआ। जब समय आया तो मैं उसे लेने उसके घर गया, और इस बार उसके साथ उसकी छोटी बहन परिधि भी साथ आई। परिधि ने जल्दी ही घर में सभी के साथ अपनापन महसूस करना शुरू कर दिया। विशेषकर माँ और बाबा के साथ उसकी गहरी मित्रता हो गई थी। वह दिन का अधिकांश समय पारोमिता के साथ बिताती, क्योंकि अभी परिवार में वह किसी और के प्रति उतनी सहज नहीं थी। धीरे धीरे उसने घर के सभी सदस्यों को जानना शुरू किया और सबकी चहेती बन गई। परिधि के चंचल स्वभाव ने घर की रौनक और बढ़ा दी। उसका चुलबुला व्यक्तित्व, सभी से हंसी ठिठोली और उसकी मासूम पर नटखट शरारतें मानो सभी को उसमें छोटी बेटी सा एहसास दिलाने लगी। मेरे बड़े भाई के बेटे अनूप के साथ भी उसकी गहरी दोस्ती हो गई थी, और दोनों मिलकर घर में धमा चौकड़ी मचाते। उनकी शैतानियों का ऐसा आलम था कि पूरा घर जैसे उनकी मस्ती से सराबोर हो उठा। माँ और बाबा भी अब मानो अपने सपनों की बेटी को पाकर तृप्त हो गए थे। इधर पारोमिता और मेरी नवजीवन की शुरुआत धीरे धीरे हो रही थी। कुछ झिझक जरूर थी, लेकिन इस नए जीवन की मिठास में खो जाने की चाहत भी उतनी ही गहरी थी। परिधि दिन भर पूरे घर में चहकती रहती, परंतु रात को वह ऐसे आकर पारोमिता के पास सो जाती जैसे किसी छोटे बच्चे को अपनी माँ के पास सुकून मिलता है। पारोमिता को सजना संवरना बेहद पसंद था, और उसे यूं सजने संवरने में देखकर मुझे हर दिन एक नई अनुभूति होती थी। पारोमिता का अधिकांश समय साज संवार में ही बीतता था। सुबह सवेरे अपने लंबे घने बालों को बड़े इत्मीनान से कंघी करना, सलीके से संवारना, मांग में सिंदूर भरना, माथे पर बड़ी बिंदी सजाना, कानों में झुमके, गले में सीकर, हाथों में खनकती चूड़ियां और पैरों में पायल पहनना। जब वो ऐसे सजी धजी मेरे सामने आती तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हमारे परिवार में इन सब बातों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, फिर भी पारोमिता का सिर ढकना, साड़ी को पल्लू से संभालना मुझे अलग ही भाता था। मैंने 1-2 बार उससे पूछा भी, तुम हमेशा सिर क्यों ढकती हो? इस पर उसने सहजता से कहा, ये दूसरों के प्रति सम्मान जताने का तरीका है। माँ भी सिर पर पल्लू रखती थी, इसलिए मैंने कभी उसे रोका नहीं। समय यूं ही गुजरने लगा और अनायास ही 6 महीने पंख लगाकर उड़ गए। एक दिन डाकिया आया और उसके साथ दिल्ली से एक पत्र आया। पत्र खोलते ही पता चला कि मेरी दिल्ली की यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए चयन हो गया है। यह समाचार सुनते ही मेरा उत्साह चरम पर था। बाबा ने पत्र पढ़ा था, लेकिन मैंने देखा कि पारोमिता के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई थी। वह कुछ मायूस सी निगाहें झुकाए हुए वहां से चली गई। बाद में मैं अपने कमरे में गया और उससे पूछा, क्या बात है पारो, तुम कुछ उदास सी लग रही हो? उसकी आंखों में आंसू थे और वह मुझसे लिपट कर रो पड़ी। उसने कहा, आप मुझे यहाँ छोड़कर अकेले चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैंने उसे समझाया, तुम अकेली थोड़ी हो, यह बाबा है, भैया भाभी है, परिधि है, अनूप है, सब तो है तुम्हारे साथ। पर उसने बस उदास नजरों से मुझे देखा और कहा, पर आप तो नहीं होंगे ना? मैंने उसे दिलासा दिया, अरे मेरी पारो, मैं जल्द ही लौट आऊंगा, चिट्ठियां लिखूंगा, फोन भी करता रहूंगा, तुम फिक्र मत करो। 1 सप्ताह यूं ही बीत गया और मेरी रवानगी का समय आ गया। सामान पैक हो चुका था। माँ ने गले लगाते हुए कहा, बेटा अपना ख्याल रखना और हमें कभी ना भूलना। समय पर भोजन ग्रहण करना, ध्यान रखना कि तुम दुबले होकर न लौटो। पारोमिता की चिंता का भार अपने कंधों पर मत लो, हम सब मिलकर उसकी देखभाल करेंगे। उसे याद करोगे तो जब चाहो फोन कर सकते हो। माँ ने कहा, बेटा खत लिखते रहना, तुम्हारी बहुत याद आएगी। समझ नहीं आता कि ये 3 वर्ष कैसे कटेंगे। बीच बीच में आओगे ही, पर फिर भी तुम 3 वर्षों के लिए जा तो रहे हो ना। और मित्रों, डायरी में अब तक का मेरा सफर यहीं तक था। जब दिल्ली से वापस आऊंगा तब पारोमिता और अपनी कहानी को आगे लिखूंगा। अरुण दिल्ली चला गया। पारोमिता ने डायरी में आगे की कहानी लिखी है, पर आशीष उसे पढ़ पाने में असमर्थ है। आशीष के लिए यह पढ़ना संभव नहीं था। पारोमिता ने आगे की कहानी बंगाली में लिखी थी, क्योंकि अब जब वह उच्च शिक्षा के लिए दूर जा चुका था, तब तक आशीष ने अपनी कथा हिंदी में दर्ज की थी।
ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे सरलता से समझ सके। आशीष ने सोचा था कि उसकी कहानी का विस्तार ऐसे माध्यम में हो जिसे भविष्य की पीढ़ी आसानी से पढ़ सके, पर पारोमिता को हिंदी नहीं बल्कि केवल बंगाली भाषा में साक्षरता प्राप्त थी। आगे की कहानी, जिसे आशीष ने गोपाल काका से पढ़ने का आग्रह किया, गोपाल काका के लिए स्वाभाविक रूप से समझने योग्य थी, क्योंकि वह भी बंगाली में पारंगत थे। कथा में प्रारंभ हुआ। नमस्कार, मेरा नाम पारोमिता है। मुझे अपने पति द्वारा दी गई इस डायरी के बारे में अधिक जानकारी नहीं है कि उन्होंने इसमें क्या क्या दर्ज किया है, परंतु उन्होंने कहा था कि इसमें हमारी कथा लिखी है। इसलिए मैं इस वक्त जो भी अनुभव कर रही हूँ वह इस डायरी में दर्ज कर रही हूँ। जब से अरुण जी यहाँ से गए हैं तब से समय काटना कठिन हो गया है। कार्यों का कोई अंत नहीं होता, फिर भी समय जैसे ठहर सा गया है। हर खाली क्षण में उनकी यादें उमड़ती है, हर स्थान पर उनकी छवि उभर आती है। उनके संग बिताए गए पल इतने सहज थे कि कब 1 महीना बीत गया इस पर ध्यान ही नहीं गया। अचानक मेरे देवर सुभाष घर लौट आए। माँ अत्यंत आनंदित थी। उन्होंने बड़े भैया की पसंद के पकवान मेरे साथ मिलकर बनाए थे। माँ की प्रसन्नता देख मुझे भी अपार संतोष हुआ। सुभाष भैया ने भैया के बारे में पूछताछ नहीं की, तो मैंने उन्हें बता दिया कि उनके बड़े भैया दिल्ली गए हैं। उनका चयन दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ है। ये सुनते ही सुभाष भैया की आंखों में अनोखी चमक और चेहरे पर हर्ष की छटा उभर आई। मैंने कहा, तुम्हारे भैया की इस सफलता पर गर्व होना स्वाभाविक है। देखो किस तरह तुम्हारा भाई अपने परिश्रम के बल पर दिल्ली में स्थान पा सका है। तुम भी अगर पढ़ाने में थोड़ी मेहनत कर सको तो अच्छा रहेगा। सुभाष ने उत्तर दिया। हाँ, ठीक है, जाने वाला तो गया ही है। क्या अब यह जरूरी हो गया है कि सभी बेटे बाहर ही जाएं? माँ ने सुबह से ही उसे समझाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने मानो उनकी बातें सुनी ही नहीं। आखिर माँ के सवालों पर उसने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा और उस एक दृष्टि ने मेरी रूह में कुछ ऐसा कंपन सा भर दिया कि शरीर में अजीब से सिहरन दौड़ गई। उसी भयाक्रांत क्षण में सुभाष भैया ने आवाज लगाई, भाभी रोटी देना। मैं रोटियां लेकर जैसे ही उनके करीब पहुंची, उन्होंने मेरे हाथ को इस प्रकार पकड़ा कि जैसे उसमें अपने वर्चस्व का बोझ डाल रहे हों। मैं झटके से हाथ छुड़ाने का प्रयास करने लगी, पर मन में इस उधेड़बुन में थी कि माँ को सब कुछ बता दूं या नहीं। अंततः धीरे धीरे अपने हाथ को उनके जकड़ से निकाल लिया और भागती हुई अपने कमरे की ओर चली गई। कमरे में पहुंचते ही मैं टूटकर रो पड़ी। मन में बस एक ख्याल आया, अगर अरुण यहाँ होते तो शायद सुभाष भैया ऐसी गुस्ताखी की हिम्मत ही न कर पाते। माँ तो अपने रसोई के काम में मग्न थी। उन्हें तो इस बात का आभास भी नहीं हुआ कि सुबह सुबह सुभाष भैया ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। अरुण कितना सफल है, कितनी मेहनत करता है, क्या वो पढ़ाई में दिलचस्पी रखता भी है या नहीं? सुभाष माँ के सवालों का जवाब देते रहे, लेकिन उन्होंने माँ को यह महसूस नहीं होने दिया कि उनके व्यवहार में किसी तरह की बनावट है। कुछ दिनों तक यही चलता रहा। फिर एक दिन सुभाष भैया ने पारोमिता के प्रति बेहुदा हरकत करने की हिम्मत जुटाई। एक दिन वे अचानक उसके कमरे में आ पहुंचे, मासूमियत का मुखौटा ओढ़े और नर्म लहजे में पूछने लगे, कैसी हो भाभी? जैसे ही पारोमिता जवाब देने की सोच रही थी, उन्होंने उसका हाथ थाम लिया, पर यह पकड़ किसी आदर का परिचायक नहीं बल्कि एक अनजान भय से भर देने वाली थी। पारोमिता ने संयम से कहा, भैया मेरा हाथ छोड़िए, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और कसकर उसका हाथ थामे रखा। उसे बेहद असहज महसूस होने लगा। उसने अपना हाथ छुड़ाने का भरसक प्रयास किया, पर सुभाष भैया की पकड़ और मजबूत हो गई। तभी अचानक कमरे के बाहर किसी के आने की आहट हुई। शायद इस आहट को भांपकर सुभाष भैया ने अपने चेहरे पर लज्जा का रंग ओढ़ा और पलटकर कहने लगे, अरे भाभी मेरा हाथ छोड़िए, ये सब आपको शोभा नहीं देता। देवर के साथ ऐसा आचरण ठीक नहीं है। पारोमिता स्तब्ध थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस बेबुनियाद आरोप का सामना कैसे करे। सुभाष ने उसके सम्मान को चुनौती दी, फिर बोले, अरे भाभी अरुण यहाँ नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़े ही कि। उनके शब्दों ने पारोमिता को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। सुभाष भैया के मुंह से अपने व्यवहार को लेकर लगाए गए आरोप सुनकर पारोमिता सन्न रह गई।
उनके चेहरे पर बदलते हाव भाव देखकर वह भीतर से डर से भर उठी। उसे लगा, माँ अगर यह सब देख लेंगी तो क्या सोचेंगी? उन्हें अपने बेटे की बात पर ही विश्वास होगा। बहू का पक्ष सुनने का विचार उनके मन में शायद आएगा ही नहीं। पारुमिता के मन में ये सब विचार उमड़ रहे थे कि अचानक माँ सामने आ पहुंची। सुभाष भैया ने मौका पाकर पारुमिता को जोर से धक्का दिया और व्यंग्यात्मक स्वर में बोले, भाभी आप ये क्या कर रही हैं? ये सब तो शोभा नहीं देता। धक्के की तीव्रता से पारुमिता करीब 12 मीटर दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई और आंखों में आंसू भर आए। माँ की निगाहें उसकी ओर टेढ़ी हो गई, मानो सुभाष के आरोपों को निर्विवाद सच मान लिया हो। माँ ने तो जैसे यह मान ही लिया कि बहू अकेलेपन से त्रस्त होकर गलत रास्ते पर चल पड़ी है, अरुण की अनुपस्थिति में इस तरह का व्यवहार कर रही है। यह सोच माँ के मन में जैसे घर कर गई। माँ पारुमिता के पास आई और उसकी बाजू को मजबूती से पकड़ते हुए उसकी तरफ घूरने लगी, जैसे उसकी ओर से किसी स्पष्टीकरण की कोई उम्मीद ही नहीं रखती हो। और वह मेरी तरफ क्रोधित दृष्टि से देखते हुए कहने लगी, क्या तुम्हें मेरे बेटे का इंतजार नहीं हो रहा? एक बेटा यहाँ नहीं है तो क्या तुम दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करोगी? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? तो तुम ही हो उसकी भाभी। पारुमिता ने धीरे से कहा, माँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन माँ की आंखों में गुस्से की लपटें थी। उसने पारुमिता को तीखी निगाहों से घूरते हुए कहा, तुम तो चुप ही रहो, सब मैंने खुद देखा है। तुम मेरे बेटे का हाथ पकड़े खड़ी थी और बेचारा तुम्हें कह रहा था, भाभी ये सही नहीं है, छोड़ो इसे। तुम क्या कर रही हो? माँ की यह बात सुनकर मैं भीतर ही भीतर स्तब्ध हो गई। मन में असंख्य विचार उमड़ने लगे। अरुण यहाँ नहीं है, बाबा भी नहीं है, और अब ये लोग मुझ पर कोई भी आरोप मढ़ने को तैयार हैं। सुभाष भैया तो हमेशा से मौके की ताक में थे। अब उन्हें मुझ पर आरोप लगाने का एक और अवसर मिल गया था। उस दिन के बाद फिर एक बार भैया ने अपनी वही हरकत दोहराई। उन्होंने मेरा हाथ जबरन पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींचने लगे। लेकिन उस दिन मैंने ठान लिया था कि इस बार उन्हें हर हाल में रोकना है। अगर आज हार मान ली तो हमेशा के लिए हार मान जाऊंगी। मैंने खुद को संजीदगी से तैयार किया और भैया को जोर से धक्का दिया। उन्हें थोड़ा हैरानगी हुई कि मैं कैसे इतनी ताकत से उन्हें धक्का दे सकती हूँ, पर उनकी लालसा अब भी बुझी नहीं थी। उन्होंने फिर से मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दोबारा नाकामी हाथ लगी। अपनी हार से वे क्रोधित हो गए और अगले मौके पर वे पूरी तैयारी के साथ आए। इस बार उनकी मंशा स्पष्ट थी, जो चाहते हैं उसे हासिल किए बिना नहीं जाएंगे। कमरे में घुसते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और सीधे मुझ पर टूट पड़े। मुझे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। मगर मैंने भी कसम खा ली थी कि उनकी यह घिनौनी चाहत कभी पूरी नहीं होने दूंगी। मैंने अपने पैर से जोर का प्रहार किया, उन्हें धक्का दिया और किसी तरह खुद को बचाया। भैया अब और भड़क गए थे। वे तेजी से फिर मेरी ओर लपके, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत से उन्हें थप्पड़ मारा। तभी दरवाजे पर माँ की दस्तक सुनाई दी। सुभाष भैया घबराकर भागे और दरवाजा खोल दिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने कपड़े अस्त व्यस्त कर लिए ताकि वे सारा इल्जाम मुझ पर मढ़ सके। दरवाजा खुलते ही माँ को देखकर भैया ने तुरंत मुझे दोषी ठहरा दिया, आरोप लगाते हुए कहा कि मैं ही उनके साथ अनुचित व्यवहार कर रही थी। माँ ने भैया की बात पर भरोसा कर लिया और मुझ पर शक की दृष्टि से देखने लगी। गुस्से से माँ मेरे पास आई और सुभाष भैया को घूरते हुए एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। सुभाष भैया आक्रोश से माँ को देखने लगे और बोले, मुझे क्यों मार रही हो? बदसलूकी तो तुम्हारी बहू ने की है, उसका चाल चलन ही बिगड़ा हुआ है। माँ ने उग्र होकर कहा, अगर उसका चाल चलन गलत है तो तुम उसके कमरे में क्या कर रहे थे? दरवाजा बंद था, फिर भी तुम अंदर घुस आए। आखिर भाभी के कमरे में तुम्हें करने क्या जाना था? माँ के इस सवाल ने भैया को चुप कर दिया। भैया बोले, मैं तो बस हालचाल जानने गया था, देखना चाहता था कि वो कैसी है। माँ ने उनकी बात काटते हुए कहा, पहले तो तुम कभी ऐसे नहीं गए उसके कमरे में, अब अचानक ये बदलाव क्यों? तुमने कभी उसकी परवाह नहीं की, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कैसी है, क्या चाहती है, और अब तुम बस उसके कमरे के चक्कर काटते रहते हो। माँ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने सुभाष भैया के बदले हुए बर्ताव को भांप लिया था।
माँ ने भैया को समझाने की कोशिश की, लेकिन भैया ने उनकी एक भी बात सुनी अनसुनी कर दी। जो बात भैया के मन में थी वह आज साफ तौर पर माँ के सामने आ गई। भैया ने कहा, माँ तुम कुछ नहीं समझती हो। उनकी बात सुनकर माँ को गहरा धक्का लगा। उन्होंने भैया को डांटते हुए कहा, वह तुम्हारी भाभी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उसे इस तरह देखना ठीक नहीं है। लेकिन सुभाष भैया ने माँ की बात का जवाब दिया, माँ तुम कुछ नहीं जानती, मुझे बीच में मत आने दो। माँ ने गुस्से से कहा, क्यों नहीं बोलूंगी, तुझे शर्म नहीं आती अपनी भाभी पर नजर रखते हुए। भैया चिढ़कर बोले, माँ अगर तुम बीच में आई तो मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। माँ अपने बेटे के इस नए रूप को देखकर स्तब्ध थी। उन्हें तब समझ में आया कि उनका बेटा कितना बदल चुका है, उसे कोई शर्म नहीं बची है। पारोमिता रो रही थी और माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिन तक सुभाष भैया घर में नजर नहीं आए। माँ ने पूजा के लिए जाने की तैयारी की और भैया को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन भैया ने मना कर दिया। उसी दिन बाबा को भी व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। उन्हें यह चिंता सता रही थी कि वह कैसे इसे बताएंगे और पूजा में शामिल होने से बचने का भी प्रयास कर रहे थे। ये सब आकर उन्होंने मुझे बताया। अब घर में सिर्फ मैं और परिधि रह गए थे। मैंने परिधि को खाना खिलाकर सुला दिया था और इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि भैया अभी भी घर पर है। अचानक ही घर लौट आई। माँ के जाने के बाद मुझे एक अजीब सा डर घेरने लगा। मन में बेचैनी बढ़ती गई। तमाम सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे। अब क्या होगा? माँ यहाँ नहीं है, काश वह होती। मैं भीतर से बुरी तरह कांप रही थी, अपने डर से जूझती हुई। परिधि के पास जाकर मैं लेट गई, लेकिन मन बिल्कुल शांत नहीं हो पा रहा था। अचानक मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मेरे दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज हो गई और डर के मारे मेरा पूरा शरीर थरथराने लगा। पसीने से लथपथ मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। माँ भी अभी घर वापस नहीं आई थी और तभी सुभाष भैया अचानक मेरे सामने आ खड़े हुए। हंसते हुए बोले, आज तो घर पर कोई नहीं है, आज कैसे बचोगी तुम? और अगर आज बच भी गई तो भविष्य में तुम्हें मैं बचने नहीं दूंगा। भैया की यह बात सुनकर मेरा दिल दहल गया, लेकिन मैंने साहस जुटाकर उन्हें धक्का दिया। उसी समय परिधि जाग गई और भैया को देख वह बोली, अरे सुभाष भैया, भाभी कैसी हैं आप? भैया ने तुरंत अपने तेवर बदल लिए और मुस्कुराते हुए बोले, अच्छी हो ना भाभी, सब ठीक है ना? मैं चलता हूँ। और वह तुरंत कमरे से चले गए। उस दिन परिधि ने मुझे बचा लिया, पर इस घटना ने सुभाष भैया के गुस्से को और भड़काया। कुछ दिनों बाद जब घर में सभी लोग मौजूद थे, माँ, मैं, परिधि, बाबा और बड़े भैया, तभी सुभाष भैया अचानक दंदनाते हुए मेरे कमरे में घुस आए। मेरा दिल फिर से तेज धड़कने लगा। माँ भी दौड़ती हुई आई और उनके चेहरे पर भी घबराहट साफ दिख रही थी। लेकिन इस बार भैया अकेले नहीं थे, उनके साथ बहुत से लोग भी थे। वे सभी को देखकर स्तब्ध रह गए। मुझे यह सोचकर बेहद अजीब लगा कि सुभाष भैया इतने सारे लोगों को क्यों लेकर आए हैं। तभी उस भीड़ में से एक आदमी सामने आकर बोला, ये कह रही है कि तुम डायन हो। इस बात ने जैसे मेरे चेहरे से सारी रौनक छीन ली। मैं पूरी तरह से अवाक रह गई। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने घबराकर कहा, आप एक लड़की को डायन कह रही हैं? आपको तनिक भी शर्म नहीं आ रही? मैं डायन नहीं हूँ, आप मुझ पर झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? सुभाष भैया ने ठंडे स्वर में कहा, इसके कमरे की तलाशी लो, तब सब सच सामने आ जाएगा कि यह डायन है या नहीं। उन्होंने पूरे विश्वास से कहा, मैं सही कह रहा हूँ, ये सचमुच डायन है। ये हम सभी पर अपने तंत्र मंत्र से जादू कर रही है। उनकी बात सुनकर मेरा चेहरा भय से सफेद हो गया। पूरी भीड़ मेरे कमरे में घुस पड़ी और सुभाष भैया ने जादू टोने की चीजें, जिन्हें उन्होंने पहले से छिपा रखा था, खुद ही ढूंढ कर निकाल दी। बिस्तर के नीचे से काले जादू की गुड़िया, नींबू और सिंदूर जैसी वस्तुएं निकालकर उन्होंने मुझे डायन साबित कर दिया। अब भीड़ के हर सदस्य ने मुझे डायन कहकर पुकारना शुरू कर दिया। यह सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था और मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहूँ, कैसे साबित करूं कि ये सारे आरोप झूठे हैं। मैं डायन नहीं हूँ। जैसे ही मैं कुछ सोचने की कोशिश कर रही थी, तभी दो लोग आगे बढ़े और उन्होंने मुझे पकड़कर खींच लिया।
उनमें से एक ने मेरे बालों को जकड़ लिया और मुझे जमीन पर घसीटने लगे। कुछ ही देर में परिधि भागते हुए मेरे पास आई, आंसुओं में डूबी। वह चिल्ला रही थी, मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को चोट मत पहुंचाओ। लेकिन वहां खड़े लोगों के दिलों में जरा भी दया नहीं थी। उन्होंने मेरे ऊपर पत्थरों की बौछार कर दी और तब तक मारते रहे जब तक वे थक नहीं गए। जब भीड़ अंततः चली गई तब जाकर मुझे कुछ राहत मिली। उस एक क्षण में मैंने अपनी दर्द भरी कहानी इस डायरी में दर्ज कर दी। इसके आगे की बातें आप लोगों को बताना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि अगर मैं और कुछ कहूंगी तो सच उजागर हो जाएगा, जिसे मैंने अरुण की माँ और कई बार परोमिता को भी डायरी में दर्ज करते देखा है। उस दिन अरुण की माँ ने डायरी में जो लिखा था उसे साफ झलकता है कि उस रात परोमिता पूरी तरह से टूटकर सो गई थी। मैं चाहती थी कि उस दिन उसे डायन साबित होने से रोक दूं, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकी। जब मेरे बेटे सुभाषिनी ने मुझे घूरकर देखा तो मेरे अंदर खौफ भर गया। उसने स्पष्ट कहा था, तुम चुप रहो, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे अपने लिए डर नहीं था, पर मैं अपने बेटे और उसके साथियों के लिए चिंतित थी। अगली सुबह भीड़ फिर से घर में उमड़ी। वे परोमिता को बालों से घसीटते हुए बाहर ले गए। उसे दूर तक खींचकर ले जाया गया और एक पेड़ से बांध दिया। वह पहले ही अधमरी हो चुकी थी और परिधि उसे देखकर बुरी तरह से रो रही थी। उसका हाल बेहाल हो गया था। वह निरीह निसहाय बिना खाए पिए बेहोशी की हालत में थी जब परोमिता को घसीटा जा रहा था और परिधि को अब तक होश नहीं आया था। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वह पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। मैंने परिधि को उसकी माँ से मिले बिना ही जाने दिया, उसे जगाया नहीं। जब उसकी आंखें खुली तो उसने मासूमियत से पूछा, काकी, मेरी माँ कहाँ है? उसकी इस प्रश्न से मेरे आंसू बहने लगे। मैं उसे कैसे बताती कि उसकी माँ को लोग यहाँ से घसीट कर ले गए हैं और उसे पेड़ से बांध दिया है। उसे डायन करार दिया गया और उस मासूम बच्ची को डायन का अर्थ तक नहीं पता था। मैं उसे कैसे समझाऊं कि उसकी माँ के साथ क्या अत्याचार हुआ है? मेरे बेटे की स्वार्थी इच्छाओं ने उस निर्दोष बच्ची को ऐसी त्रासदी में डाल दिया जिसकी मैंने कल्पना तक नहीं की थी। मेरे पति के मित्र की बेटी जो इस घर की बहू बनकर आई थी, उसके साथ हुए इस अन्याय का मैं क्या जवाब दूंगी? जब वे लौटेंगे, जब उसके पिता पूछेंगे, मैं क्या उत्तर दूंगी? तभी परिधि ने मुझे जोर से खींचते हुए चिल्लाकर कहा, काकी, बताइए, मेरी माँ कहाँ है? मैंने उसे बड़ी मुश्किल से शांत करते हुए समझाया, तुम्हारी माँ को कहीं ले जाया गया है। परिधि ने साथ चलने की जिद की और मैं उसे उसी जगह लेकर गई जहां परोमिता को बांधा गया था। वहां पहुंचते ही परिधि अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी उस करुण चीत्कार ने मेरा दिल छलनी कर दिया। वह अपनी माँ को पुकार रही थी, पर उसे नहीं पता था कि जिस दीदी को वह माँ कहकर पुकार रही है वह कभी वापस नहीं आएगी। मैं मजबूर थी, असहाय थी और उसकी उस करुण अवस्था में मैं कुछ भी करने में अक्षम थी। परिधि पारोमिता की स्थिति देखकर व्यथित हो उठी और गहरे स्वर में बोली, माँ, कुछ तो कहो, तुम्हें यहाँ कौन लाया? इस हाल में क्यों है तुम? माँ, बोलो ना। पारोमिता शब्दों को निकालने का भरसक प्रयास करती रही, परंतु उसके होठों पर शब्द ठहर नहीं रहे थे। उसका शरीर अत्यधिक दुर्बल हो चुका था, गला सूख चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उभर आए थे, चेहरे पर गहन मुरझाहट छा गई थी, जैसे उसमें कोई जीवंतता शेष ही न हो। रात भर उसे उसी प्रकार बंधे रखा गया था। उसे भोजन का एक कण तक नसीब नहीं हुआ था। उसके शरीर पर पत्थरों की चोटें थी और उसे खींचकर यहाँ लाया गया था। उस पर 10 लाख की जो लागत आई थी वह उसके जीवन की हर क्षण की वेदना को दर्शाती थी। मेरा मन अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसकी सहायता करने की चाह मुझ में हिलोरे ले रही थी, परंतु मैं असहाय थी। मुझे खुद के खाने पीने का भी मन नहीं हो रहा था, न ही मेरी आंखों में नींद का नामो निशान था। मेरा मन बेचैनी के असीम सागर में डूबा हुआ था। पारोमिता की बहू को इस अवस्था में देखकर, जिस पर उसका कोई अपराध न था, मैं स्तब्ध रह गई। निर्दोष होकर भी वह इतनी पीड़ा झेल रही थी। फिर भी मैं चाहकर भी अपने ही बेटे के विरुद्ध खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं उस मासूम लड़की को उसकी गलती की सजा देने की स्थिति में नहीं थी। पारोमिता की इस त्रुटि की सजा भुगत रहा था कोई निर्दोष, कोई मासूम। परिधि बार बार मेरे पास आती, मुझसे गुहार लगाती कि चलो
पारोमिता से मिल आते हैं। पर स्वयं परिधि भी अब ना खा रही थी, न चैन से सो रही थी। उसकी हालत भी धीरे धीरे क्षीण होने लगी थी। एक छोटा बच्चा भला कितनी देर तक भूख सह सकता है? उसके लिए यह बेहद मुश्किल था। उसे न तो वह बहन का साथ मिल रहा था जिसे वह मां मानती थी, और न ही उसका वह स्नेह जो उसे सहारा देता था। परिधि तो पारोमिता के हाथों से ही भोजन ग्रहण करती थी, हंसी ठिठोली करती थी, पर आज उसी परिधि के लिए यह दूरी असहनीय हो गई थी। पारोमिता की अनुपस्थिति में परिधि और मैं दोनों ही बिखरते जा रहे थे। मेरा मन असमंजस में था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे परिधि को भोजन के लिए मनाऊं। हम सुभाष की नजरों से छिपकर ही पारोमिता से मिलने की कोशिश करते। दिन में जाना तो संभव नहीं था, इसलिए रात के अंधेरे में मैं परिधि को साथ लेकर चुपचाप पारोमिता से मिलने निकलती। लेकिन आज पारोमिता की हालत और भी खराब हो गई थी। उसकी यह स्थिति देखकर मेरा कलेजा कांप गया, आंखें आंसुओं से भीग गईं। जब परिधि पारोमिता से मिली तो वह जोर जोर से रोने लगी, पारोमिता से लिपट गई। उस मासूम को बुखार भी था। मैंने उसे जैसे तैसे संभाला। पूरी रात मैंने जागते हुए उसकी देखभाल की। उसकी आंखों में नींद का कोई नामो निशान न था। वह छत को टकटकी लगाए देखती रही। भोर होते ही पारोमिता को घसीटते हुए वापस घर लाया गया और मेरा हृदय जैसे चीर सा गया। सुभाष उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। मैं फिर भी कुछ पल को पारोमिता से मिलने की चाह में वहां गई, ये सोचते हुए कि शायद उसकी पीड़ा कुछ कम हो सके। वहां रोमिता ने मुझे बताया कि सुभाष पिछली रात फिर उससे मिलने आया था और लगातार वही बात दोहरा रहा था कि वह उसकी बात मान ले। पर माँ, भला मैं उसकी बात कैसे मान सकती हूँ? मैं उसकी भाभी हूँ, उसे कुछ तो शर्म करनी चाहिए। मुझे देखकर उसे लज्जा नहीं आती, और ऊपर से उसने मुझ पर ऐसा घृणास्पद आरोप मढ़ दिया। उसने मुझे सबके सामने डायन करार दे दिया। माँ, अब मैं क्या करूं? मैं कुछ समझ भी नहीं पाती, कुछ कहने का साहस जुटा भी नहीं पाती कि तभी सुभाष आ धमका। उसने मुझे बालों से खींचते हुए नीचे घसीट लिया और घर के निचले कमरे में सबको इकट्ठा कर लिया। मेरे देखते ही देखते उसने मेरी आंखों के सामने मेरी बहू को जीवित आग के हवाले कर दिया। वह चिल्ला रहा था कि डायन का अंत इसी तरह होना चाहिए। उसने गांव वालों को भी बुलाया था। पारोमिता की मृत्यु उसी घर में हुई। मेरी आंखों के सामने एक निर्दोष स्त्री को पहले डायन कहकर कलंकित किया गया और फिर उसे जीवित जला दिया गया। मेरे लिए यह दृश्य असहनीय था। मेरी आत्मा अंदर ही अंदर मुझे कोस रही थी। मैं उस मासूम को बचाने में असमर्थ रही। वह तो मुझसे सिर्फ इतना पूछती थी, माँ, आपने तो मुझे लक्ष्मी कहकर इस घर में लाया था, फिर कब मैं डायन बन गई? पर मैं अवाक खड़ी रह गई, उत्तर विहीन, जैसे सब कुछ कहते हुए भी मौन थी। मैं उसे बस देखती रही, शायद वह मुझे माफ कर दे। उस त्रासदी के बाद परिधि बेहद दुर्बल हो गई थी। उसकी सांसें जैसे मुश्किल से चल रही थी। डॉक्टर को दिखाया, पर उसने जवाब दे दिया कि परिधि के दर्द का कोई इलाज उनके पास नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि परिधि को खुश रखना ही उसका एकमात्र इलाज है। लेकिन परिधि की खुशी सिर्फ पारोमिता के साथ जुड़ी थी और उसके बिना परिधि को संभालना कठिन होता जा रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ जब मैंने परिधि को देखने की कोशिश की तो लगा मानो वह भी इस दुनिया में नहीं रही। मेरे लिए स्वयं को संभालना असंभव हो गया था। इतने कम समय में घर में दो मौतें। तभी पार्थ के बाबा का फोन आया। उन्होंने बताया कि व्यापारिक यात्रा के दौरान जो काम वो करने गए थे वह सफल हो गया है और अब वह घर लौट रहे हैं। मुझे अंदर से एक अनजाना भय सताने लगा। मन में सवाल उमड़ने लगे, जब वह लौट कर आएंगे और पारोमिता और परिधि के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, उन्हें क्या बताऊंगी? मेरे मन में इन सवालों के जवाब तलाशने की बेचैनी बढ़ गई थी। मैंने सोचा, शायद उन्हें बता दूं कि परिधि का एक दुर्घटना में निधन हो गया है, पर यह सच को छिपाना मुश्किल हो रहा था। और अगर रास्ते में किसी ने गांव में पहुंचते ही उन्हें सच बता दिया तो मैं क्या कहूंगी? कुछ ही घंटों बाद दरवाजे की घंटी बजी। जब मैंने दरवाजा खोला तो पार्थ के बाबा सामने खड़े थे। मैंने उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया, पानी का गिलास लाकर उनके सामने रखा और उनके पास बैठ गई।
उन्होंने अपनी यात्रा के सफल होने की बात बताते हुए कहा कि उनकी डील साइन हो चुकी है, जिससे हमारी कंपनी को बहुत लाभ हुआ है। एक तरफ मैं इस खबर से प्रसन्न थी, वहीं दूसरी ओर भीतर का शोक मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। पार्थ के बाबा ने मेरे चेहरे के भावों पर ध्यान दिया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है और तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल उतरा हुआ लग रहा है। आखिर माजरा क्या है? मैंने धीरे से कहा। आप यह सब छोड़िए, पहले यह बताइए कि जो खुशी आप महसूस कर रहे हैं वो कितनी गहरी है। लेकिन मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। पार्थ के बाबा ने मेरी ओर गंभीरता से देखा और बोले, हाँ कहो, तुम्हारी बात सुनकर लगता है कुछ गहरी बात है। मैंने उनके सामने सच उजागर किया। परिधि और पारोमिता का एक दुर्घटना में निधन हो गया है। मैं आपको यह बताने की हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन आपसे यह कहने में स्वयं को असमर्थ पा रही थी। कृपया मुझे क्षमा करें। सुनते ही वह अचानक उठ खड़े हुए। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उन्होंने कहा, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने अब तक मुझसे कुछ नहीं कहा? जब मैं पूछ रहा था कि मेरी बहू और उसकी बहन कहाँ है, तब तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? मेरी आंखें भर आईं। मैंने सिर झुकाकर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। वे कुछ नहीं बोले, ना ही भोजन को हाथ लगाया और मुझसे बात भी नहीं की। अचानक मैंने देखा कि पारोमिता मेरे सामने खड़ी है। मैं फूट फूट कर रोने लगी और उसे पुकारते हुए कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे भारी चूक हो गई। मुझे तुझे बचाना चाहिए था, पर मैं असमर्थ रही। बेटे, और फिर? मैंने यहाँ तक कि सबको झूठ बोलकर बहलाया। मुझे उन्हें सच बताना चाहिए था। अगली सुबह जब मैं अपने बाल संवार रही थी तो शीशे में उसकी छवि दिखाई दी। जैसे ही पीछे मुड़ी, वहां कोई नहीं था। मन में भय समा गया, जैसे उसका शरीर भले चला गया हो, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी हमारे साथ है। जब रसोई में भोजन पका रही थी तो उसकी उपस्थिति का आभास हो रहा था। मुझे उसकी मौजूदगी हर पल महसूस हो रही थी। सुभाष को लगने लगा कि भीतर ही भीतर मुझे कोई गहरा ग्लानि खाई जा रही है। मेरे अंदर पारोमिता के साथ हुई उस भयंकर नाइंसाफी की टीस उठती रहती थी। कई बार उसने मुझे अकेले में बुदबुदाते हुए सुना और सोचने लगा कि मैं पगला गई हूं। पारोमिता के जाने के बाद वह मुझे अक्सर दिखाई देती थी, जबकि बाकी सब उसे महसूस भी नहीं कर पाते थे। यहाँ पर उस डायरी के पन्ने समाप्त हो गए। सभी एक दूसरे की ओर अवाक होकर देखने लगे, मानो कोई अनसुलझी गुत्थी सामने आ गई हो। कहानी यहीं पर अटकी थी, पर असल घटना तो अधूरी थी। उस डायरी के लेखक का क्या हुआ? क्यों उसने इसे पूरा नहीं लिखा? सवालों के जवाबों के लिए सभी साथियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि वे खुद उस कहानी का हिस्सा थे और जब यह वाकया हुआ तब वे इसी घर में मौजूद थे। एक साथी ने फिर कहा, आगे की कहानी अब मैं सुनाऊंगा। मेरी भाभी को डायन कहा गया और उसे जिंदा जला दिया गया, मगर उसकी आत्मा ने हमारे घर का पीछा नहीं छोड़ा। माँ को वह हर जगह दिखाई देती थी और उसकी इस अनदेखी उपस्थिति के कारण माँ दिन रात भय के साए में रहने लगी। एक दिन माँ को सीढ़ियों पर कुछ दिखा और उनका संतुलन बिगड़ गया। वह सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिरी और इसी हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। इतने में एक सॉरी वहां पहुंची और कहने लगी कि जो बात सबको बताई जा रही है वह असत्य है। उसने कहा, मैं सच्चाई जानती हूँ। मुझे ज्ञात है कि मेरे साथ और माँ के साथ वास्तव में क्या हुआ था। मैं इस कहानी के उन पहलुओं को उजागर करूंगी जिन्हें इस डायरी में नहीं लिखा गया, क्योंकि माँ की मृत्यु के बाद वह कुछ भी नहीं लिख सकी। पारोमिता की मृत्यु के बाद से ही इस घर पर मानो एक गहरी उदासी का साया मंडरा गया था। उसकी असमय मौत ने सभी को भीतर से झकझोर कर रख दिया। परिधि की मौत के बाद माइंस आत्मग्लानि में डूबी रही कि वह पारोमिता की रक्षा नहीं कर सकी। पारोमिता अब इस दुनिया में नहीं थी, पर उसकी उपस्थिति को मानो हर ओर महसूस किया जा सकता था। माइंस चाहती थी कि पारोमिता हर जगह दिखाई दे, ताकि वह अपनी आत्मग्लानि को स्वीकार कर सके और अपने कृत्यों का पश्चाताप कर सके। इस घटनाक्रम के बाद भय के कारण सुभाष उस स्थान को छोड़कर भाग गए। उन्हें यह भय सताने लगा कि कहीं उनके कृत्य की सजा उन्हें भी न भुगतनी पड़े। इसीलिए उन्होंने वहां से दूर जाकर अपनी जान की हिफाजत करने का सोचा। पारोमिता की याद में अरुण बहुत दुखी रहने लगे।
उनकी यह पीड़ा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। बाबा भी यह जगह छोड़कर कहीं और चले गए। बड़े भैया और भाभी भी साथियों को साथ ले जाना चाहते थे, मगर सत्य की विदाई से पहले ही उन सभी ने मुझे इस घर में बांधने का उपाय किया। उन्होंने एक बाबा को बुलवाकर मुझे इसी घर की चारदीवारी में कैद कर दिया। मैं घर से बाहर नहीं जा सकती थी और इस बंदिश के चलते मैंने शक्ति योगी को भी इस घर के अंदर बंद कर दिया। उसने मुझे गलत समझा और इसी घर में कैद करके रखा। आरती योगी ने कठोरता से कहा, पारोमिता, क्योंकि तुम डायन हो, मैंने तुम्हें अपने गुरु के माध्यम से इस घर में कैद करवा दिया, वरना तुम हमारे पूरे घर परिवार को विनाश की ओर धकेल देती। फिर वह कहने लगी, साथियों, तुम मुझे जवाब दो कि तुम्हारे भैया कहाँ है। यदि तुमने मुझे उनका पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। अगर तुम मुझे उनका पता दे दो तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकती हूँ। साथियों ने कहा, मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मेरे भैया कहाँ है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी इस कोठी में बिता दी, फिर भी सत्य तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि मेरे भैया कहाँ है, क्योंकि मैं उनके द्वारा किए गए पापों की सजा देना चाहती हूँ। वे मुझे डायन साबित करवाकर मरवा चुके हैं, मगर वे अपने ही कर्मों का फल भोगने से बच नहीं सकते। वे भाग तो गए, लेकिन उनका अतीत उन्हें नहीं छोड़ने वाला। तो अब बताओ साथियों, तुम्हारे भैया कहाँ है? साथियों ने उत्तर दिया, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। सारे ने जवाब दिया, तुम्हारे भैया के की सजा मैं नहीं, बल्कि परिधि उन्हें देगी। ये सुनकर सभी हैरान होकर साथियों की ओर देख रहे थे और पूछा, परिधि, वह कौन है? सारी ने धीरे से कहा, परिधि वही है जिसे तुमने इतने समय से महसूस किया। वह पारोमिता नहीं थी, वह तो परिधि थी। वह यहाँ अपने और अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला लेने आई है। मैं पारोमिता का पुनर्जन्म हूँ और मुझे अपने पूर्व जन्म की हर बात याद है। भावनाओं से भरे साथियों ने चीखते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो, तुम कुछ नहीं जानती, तुम कहानी बना रही हो। अगर पारोमिता अच्छी थी तो वह बहुत बुरी भी थी, वह तो डायन थी। जैसे ही साथियों यह बोलते हैं, कमरे में एक सफेद रोशनी फैल जाती है और उसमें से एक छोटी बच्ची प्रकट होती है। वह बच्ची बोलती है, काका, मैं भी वहां थी जब यह सब हुआ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं परिधि हूँ। काका हतप्रभ होकर बोले, तुम बच्ची हो परिधि, तुम कुछ नहीं जानती। तुम्हारी माँ बहुत चालाक थी, वह मेरे घर को हासिल करना चाहती थी। इसी के चलते उसने इतना कुछ किया और भैया के साथ भी बुरा किया। देखो, मेरी माँ भी अब नहीं है, भैया भी भाग गए और अंततः तुम्हारी माँ ने मुझे इस घर में कैद कर दिया। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैली और उस रोशनी में साथियों की माँ की आत्मा प्रकट हुई। वह धीमे स्वर में बोली, तुम मुझे नकार सकते हो, लेकिन परिधि सच्चाई बोल रही है। पारोमिता डायन नहीं थी, ये तुम्हारे भैया सुभाष थे, जिन्होंने उसे डायन घोषित करवाने का षड्यंत्र रचा था। सुभाष की नजरें तुम्हारी भाभी पर थी और जब वह उसे पाने में असमर्थ रहे तो उन्होंने प्रतिशोध में ऐसा कदम उठाया। उसने परिधि की ओर माफी मांगते हुए कहा, बेटी, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें बचाने में असमर्थ रही, तुम्हारे पक्ष में खड़ी नहीं हो सकी। यह अपराध बोध मुझे घेरता रहता है। मैं तुम्हारी अपराधी हूँ और मुझे इस दोष की सजा भी मिली है। अब मुझे क्षमा कर दो। ये सुनकर वहां खड़े सभी स्तब्ध रह गए। साथियों ने अचरज से पूछा, ये कैसे संभव है? यहाँ तो सिर्फ पारोमिता की आत्मा होनी चाहिए थी। हमने तो पारोमिता की आत्मा को बांध रखा था, फिर परिधि और आप यहाँ कैसे हैं? माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे गुरु ने जब तंत्र क्रिया की तब उन्होंने पारोमिता को बांधना चाहा, पर उससे पहले ही उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी। उसके स्थान पर मेरी और परिधि की आत्माएं यहाँ कैद होकर रह गईं और हम घर में बांध दी गई। इतने वर्षों से हम मुक्ति के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अब यह बंधन असहनीय हो चला है। सभी लोगों ने उन आत्माओं को मुक्ति दिलाने की बात सोची। फिर दोनों आत्माओं से पूछा गया, क्या आप मुक्ति चाहती हैं? माँ की आत्मा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हम यहाँ अब और नहीं रहना चाहते। हमें इस दर्द से मुक्त कर दीजिए। हम कई वर्षों से भटक रहे हैं, हमें मुक्ति चाहिए। लेकिन एक बात याद रहे, सुभाष ने जो किया उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। उसकी क्रूरता ने 3 मासूम जिंदगियों को तबाह कर दिया। उसे यह एहसास होना चाहिए कि उसके कर्म कितने घिनौने थे
अपने भाई का ठिकाना बता दो ताकि उन्हें यहाँ लाया जा सके और अपनी भूल का भान कराकर माफी मांगने का अवसर दिया जा सके। इस पर साथ में बैठे लोगों में से किसी ने कहा, माँ, भैया तो नेपाल चले गए हैं। वहां के एक छोटे से गांव बुद्धिगंगा में जाकर रहने लगे हैं। उन्होंने कई बार जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या हो रहा है, पर कभी मिलने नहीं आए। अब आपकी बातों से मुझे भी सही लगने लगा है। भैया अक्सर कहते थे कि भाभी ऐसी है, और अब तो उनके निधन के बाद भी भाभी का साया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वह यहाँ नहीं आना चाहते। अब मुझे समझ में आया कि भैया क्यों नहीं आना चाहते हैं। भैया को लगता है कि उनके की पाप का प्रतिकार अब भाभी करेंगी और इसी डर से वह यहाँ से दूर रहना चाहते हैं। फिर सब लोग नेपाल की ओर चल पड़े ताकि सुभाष को वापस ला सके। सुबह के समय जब वे लोग सुभाष के घर पहुंचे तो पता चला कि सुभाष को पैरालिसिस हो गया है और अब वह केवल बिस्तर पर ही आराम कर सकते हैं। जब सभी लोग सुबह एकत्र हुए और सुभाष को सारा घटनाक्रम बताया गया तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। वह कहने लगे, जो मैं आज सह रहा हूँ ये कुछ और नहीं बल्कि मेरे पापों का दंड है। जो अपराध मैंने किया उसके लिए मुझे दंड मिलना ही चाहिए, और सच कहूँ तो जो सजा मैं भुगत रहा हूँ वह भी शायद मेरे के मुकाबले बहुत कम है। मैंने 3 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। 3 मासूम जिंदगियां मेरे स्वार्थ की भेंट चढ़ गईं। मेरी माँ का अस्तित्व मिटा दिया। एक नन्ही जान मुझसे दूर चली गई और मेरी चाहत ने मेरे घर की नींव ही हिला दी। उस समय जो बात मेरी समझ से बाहर थी वह अब मुझे पूरी तरह से महसूस हो रही है। मुझे गहरा पछतावा है और मैं अब तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। सब लोग सुभाष को लेकर वापस कोलकाता उसी पुरानी कोठी में पहुंचे। कोठी के सामने खड़े होकर सुभाष की आंखों में गहरा दर्द झलक रहा था। उन्होंने रुंधे हुए स्वर में पुकारा, माँ, तुम कहाँ हो? तभी माँ का स्वर प्रतिध्वनित हुआ, सुभाष, तुम्हारी वजह से जितनी जिंदगियां तबाह हुई, मेरा पूरा घर उजड़ गया। तुमने कभी मुड़कर नहीं देखा कि कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। तुमने ऐसा पाप किया कि तुम्हारा अपना भी विवेक लुप्त हो गया। सुभाष ने सिर झुका लिया और बोले, माँ, मुझे पहले ही अपने अपराध का पश्चाताप है और मैं इस पाप की सजा भी भुगत रहा हूँ। बहुत पहले से मैं आना चाहता था पर अपने इस पंगु शरीर के कारण आ नहीं पाया। देखो माँ, मुझे पैरालिसिस हो चुका है। मेरा शरीर निष्क्रिय है, हाथ पैर हिलाने में असमर्थ हूँ। अब बस तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे जो भी सजा दो मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ। माँ की आवाज गूंजती रही, तुम्हारी सजा यही है सुभाष कि तुम इस घर में अब अकेले रहोगे। तुम्हें देखने या पूछने वाला अब कोई नहीं होगा। सुभाष बोल पड़े, माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे भी मुक्ति का वरदान दे दो। मैं वर्षों से इस शरीर में बोझिल हूँ, अब यह पीड़ा सहन नहीं होती। माँ, मुझसे क्षमा मत मांगो। यदि क्षमा मांगनी थी तो उस नन्ही सी जान से मांगनी थी, अपनी भाभी से माफी मांगनी थी। सुभाष ने उदास होकर परिधि से कहा, बेटा, मेरी गलतियों की वजह से तुझे बहुत दुख झेलना पड़ा, अपने अनमोल रिश्ते का बलिदान करना पड़ा। मैं अपराधी हूँ, पर आज तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। परिधि ने उसे क्षमा कर दिया और फिर सुभाष ने सरिता से भी माफी मांगी। उसने कहा, पिछले जन्म में जो भी अपराध हुआ उसकी सजा मैं अब भुगत रहा हूँ, पर मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब सरिता ने भी उसे क्षमा कर दिया, परंतु सुभाष को अभी भी अकेले ही जीना पड़ा। उसे मुक्ति नहीं मिली। जब उन आत्माओं की मुक्ति की बात उठी तो साथी लोगों ने उसके गुरु के बारे में पूछा। बताया गया कि अब गुरु का निधन हो चुका है। उन्होंने गुरु के किए गए तंत्र को तोड़ने के लिए एक विशेष साधना की थी और अंततः दोनों आत्माएं मुक्त हो गईं। आशीष और सरिता अपने घर लौट आए, लेकिन पुरानी यादों का दर्द उन्हें भुला नहीं पा रहा था। इन घटनाओं ने आशीष और सरिता को भीतर से हिलाकर रख दिया और वे इसे भुलाने का प्रयास करने लगे। कुछ सालों बाद सुभाष की मृत्यु का समाचार मिला और फिर पुराने घाव एक बार फिर हरे हो गए।